कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो आज की वीडियो एनईपी के 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट हैं, इट डजेंट मैटर कि आप DU सोल में हो, NC वेब में हो या इग्नू में हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको इस एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे हम अपनी वीडियोस में जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज की वीडियो आप सभी के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी है। तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक बारी सिलेबस देख लेते हैं। तो इस सब्जेक्ट में हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, जिसमें पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन, सेकंड यूनिट है थेरेपेटिक प्रोसेस यानी कि चिकित्सीय प्रक्रिया, और पहली है परामर्श का परिचय, और यूनिट थर्ड है हमारे पास टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग यानी परामर्श की तकनीकें, यानी जो भी हमारी काउंसलिंग है वो कितने तरीक़ों से होती है, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 8 लेसन है इस सब्जेक्ट में। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक बारी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे 3 घंटे का ही होता है पेपर, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स हमारे 75 होते हैं। जैसे कि बाकी पेपरों में 90 होते हैं, लेकिन इसमें कितने होते हैं? 75। टोटल क्वेश्चंस इसमें 10 होते हैं, जिसमें से हमें कितने करने होते हैं? 5। यानी कि 5 क्वेश्चन तो 5 ही आएंगे, लेकिन उनमें चॉइस होगी तो इसलिए वो 10 हो जाएंगे टोटल। और सारे जो नंबर हैं, सारे जो क्वेश्चन हैं एक्चुअली वो सेम मार्क्स के होंगे, यानी कि 15-15 नंबर के सारे क्वेश्चन। तो अगर आप DU सोल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द अपने पास पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, और आप हमारी वेबसाइट से सारे सब्जेक्टों के अपने कॉलेज के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी चैप्टरों की समरी भी मिलेगी। तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारा है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या? डिफाइन काउंसलिंग एंड डेलिनेट इट विथ अदर रिलेटेड टर्म्स लाइक साइकोथेरेपी एंड गाइडेंस व्हाट आर द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर। इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा जा सकता है? सेम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग, साइकोथेरेपी एंड गाइडेंस, डिस्क्राइब पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ अ काउंसलर। या फिर बिकमिंग अ काउंसलर इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर। यानी कि जो परामर्श है उसे क्या करना है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बतानी है, परिभाषित करना है। फिर उसे मनोचिकित्सा यानी कि साइकोथेरेपी और निर्देशन यानी कि गाइडेंस जैसे शब्दों से अलग स्पष्ट करना है कि वो उनसे कैसे अलग है। और एक प्रभावी परामर्शदाता की व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती है, यानी कि एक जो काउंसलर है इफेक्टिव, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या क्या होंगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। या फिर इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है? परामर्श, मनोचिकित्सा और निर्देशन में क्या अंतर है? एक परामर्शदाता के व्यक्तिगत और व्यावसायिक गुणों का वर्णन कीजिए। या फिर परामर्शदाता बनना एक आजीवन प्रक्रिया है, एक प्रभावी परामर्शदाता के गुणों पर चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे अपने एग्जाम में? तो सबसे पहले हम इस आंसर को करने से पहले क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले। किसका? काउंसलिंग का। काउंसलिंग के इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या आएगा? काउंसलिंग इज अ हेल्पिंग प्रोसेस इन विच अ ट्रेन्ड काउंसलर हेल्प्स अ पर्सन अंडरस्टैंड एंड सॉल्व पर्सनल, इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम। यानी कि काउंसलिंग कैसी प्रोसेस है? एक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रशिक्षित परामर्शदाता, कि एक ट्रेंड काउंसलर ही होगा, अनट्रेंड काउंसलर नहीं होगा। वो क्या करेगा? एक व्यक्ति को, किसी पर्सन को, उसकी पर्सनल, इमोशनल या सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने में और उनको टैकल करने में, उन्हें हल करने में क्या करेगा? मदद करेगा। इट हेल्प्स, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? इट हेल्प्स इंडिविजुअल इम्प्रूव देयर बिहेवियर, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़। अब जब वो काउंसलर के पास जाएगा, काउंसलर उसकी हेल्प करेगा, तो इससे जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, उसे किस में हेल्प मिलेगी? उसे अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने में, अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करने में, या फिर अपनी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटीज़ है ना, उनको इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? काउंसलिंग इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। कि जो काउंसलिंग है ना, वो किस पे बेस्ड होता है? ट्रस्ट, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग।
यानी कि विश्वास, सहानुभूति और समझ पर आधारित होता है। अगर इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग है ना, तो काउंसलिंग बढ़िया नहीं हो सकती। यानी कि आपके काउंसलर पे और आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए कि जो आपका काउंसलर है वो आपकी बात किसी और को ना बताए, वो आपकी सिचुएशन में आपको एम्पैथी दिखाए और आपको सही से समझे। अब एम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर होता है ना, कि जो सिंपैथी होती है वो हम दूसरे को देख के जो दया भावना हमें आती है ना, उसे कहते हैं सिंपैथी। लेकिन एम्पैथी जो होती है ना, वो उससे ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि एम्पैथी में क्या करते हैं हम, अब खुद को, मतलब जो काउंसलर है वो क्या करेगा, अगर वो एम्पैथी दिखा रहा है आपकी तरफ, तो वो आपको, मतलब आपके शूज़ में अपने आप को इमेजिन करेगा और फिर सोचेगा कि आपको कैसा लग रहा है। मतलब इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि सामने वाला किस सिचुएशन में है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम करेंगे सेकंड पॉइंट में क्या, मीनिंग ऑफ काउंसलिंग, यानी परामर्श जो है ना, उसका अर्थ क्या होता है, काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। तो काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन अ काउंसलर एंड अ काइंड क्लाइंट। तो काउंसलिंग क्या है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, दो लोगों के बीच में, एक काउंसलर और एक क्लाइंट। परामर्श एक पेशेवर संबंध है जो परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच स्थापित होता है। अब इसमें होता क्या है, जो काउंसलर, द काउंसलर हेल्प द क्लाइंट अंडरस्टैंड फीलिंग्स, प्रॉब्लम एंड बिहेवियर इन अ बेटर वे। कि जो परामर्शदाता है ना, जो काउंसलर है, वो क्या करेगा, अपने क्लाइंट को अपनी भावनाएं, समस्याएं और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करेगा कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो वो ऐसे क्यों कर रहा है, मतलब ऐसा उसे फील क्यों हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, उन्हें सॉल्व कैसे करा जा सकता है। इट सपोर्ट्स पर्सनल ग्रोथ एंड इमोशनल वेलबींग। अब ये सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हो, वो आपकी काउंसलिंग कर रहा है, तो उससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा कि ये जो है ना, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपकी इमोशनल वेलबींग को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। यानी कि टोटल क्या होगा, आपका जो लाइफ है, आपकी जो जीवन है, वो और बेटर हो जाएगा। यह व्यक्तिगत विकास और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है, हिंदी में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग, साइकोथेरेपी एंड गाइडेंस। उसमें पूछा था ना कि काउंसलिंग को साइकोथेरेपी एंड गाइडेंस से अलग क्यों होता है, उसको दिखाओ। तो इसमें देखेंगे हम कि काउंसलिंग, साइकोथेरेपी एंड गाइडेंस में क्या अंतर होता है। अब देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंसलिंग की बात करेंगे। काउंसलिंग डील्स विथ नॉर्मल लाइफ प्रॉब्लम्स सच एज स्ट्रेस, कन्फ्यूजन एंड रिलेशनशिप इशूज। कि जो काउंसलिंग है ना, वो किससे डील करता है, मोस्टली नॉर्मल लाइफ प्रॉब्लम से। मोस्टली क्या, उन्हीं से डील करता है, नॉर्मल लाइफ प्रॉब्लम से डील करता है। जैसे कि क्या, हमारी जो डेली लाइफ का हमें स्ट्रेस है, किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है, या किसी रिलेशनशिप का जो इशू है, उस पर काउंसलिंग होती है। यानी कि हिंदी में अगर इसे कहेंगे तो परामर्श सामान्य जीवन की समस्याओं जैसे तनाव, भ्रम, संबंधों की समस्याओं से संबंधित होता है। अब इट इज़ यूजुअली शॉर्ट टर्म एंड फोकस ऑन प्रेजेंट प्रॉब्लम। अब जो काउंसलिंग है ना, वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स पे होती है, यूजुअली मोस्टली शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स में होती है। और किस पे फोकस करती है, हमारी जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स चल रही है सिर्फ उन पे फोकस करती है। कैसे लिखेंगे हिंदी में, यह सामान्यतः अल्पकालिक प्रक्रिया होती है, अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए, और वर्तमान समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, इट हेल्प्स पीपल एडजस्ट बेटर इन लाइफ। कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो काउंसलिंग है, ये क्या करती है, लोगों को अपनी लाइफ में बेटर एडजस्टमेंट की हेल्प करती है। यानी यह लोगों को जीवन में बेहतर समायोजन करने में सहायता करता है। समायोजन मतलब एडजस्ट, मतलब कि जैसी उनकी ज़िंदगी चल रही है, जैसी उनकी लाइफ अभी चल रही है, जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें वो कैसे अच्छे से एडजस्ट हो, उसमें हेल्प करता है। वहीं जो दूसरे हैंड पे हमारे पास साइकोथेरेपी है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मनोचिकित्सा, यानी कि मन की चिकित्सा। तो इसे क्या कहेंगे, इसके बारे में क्या लिखेंगे, फिर हम पहला पॉइंट डेफिनेशन होगी जिसमें कि साइकोथेरेपी इज यूज्ड फॉर सीरियस इमोशनल एंड मेंटल डिसऑर्डर। यानी कि जो साइकोथेरेपी है ना, वो किस पे फोकस होती है, सीरियस इमोशनल और मेंटल डिसऑर्डर पे। यानी कि हमारे जो माइंड में कुछ चल रहा है, जैसे इसमें नाम ही इसका क्या है, मनोचिकित्सा, यानी कि मन से रिलेटेड हमारे जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी उसका इसमें इलाज होगा। यानी कि इमोशनल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, उसका इलाज होगा। हिंदी में कैसे लिखेंगे, मनोचिकित्सा गंभीर भावनात्मक और मानसिक विकारों के उपचार के लिए उपयोग की जाती है। भावनात्मक मतलब इमोशनल, और मानसिक मतलब मेंटल डिसऑर्डर के लिए क्या होती है, यूजफुल होती है। अब इसका टाइम क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस दैट एक्सप्लोर्स अनकॉन्शियस फीलिंग एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी जो साइकोथेरेपी है ना, ये लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे कि काउंसलिंग हमारी शॉर्ट टर्म प्रोसेस थी, जो तो जो साइकोथेरेपी है वो हमारी कैसी प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और इसमें क्या एक्सप्लोर करते हैं हम, अपनी अनकॉन्शियस फीलिंग एक्सप्लोर करते हैं,
और जो कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, या फिर पास्ट एक्सपीरियंस का हम पे कुछ इफेक्ट पड़ा हो हमारे माइंड पे, जिससे ये अनकॉन्शियस फीलिंग डेवलप हुई हो, उन पे काम करते हैं। हिंदी में कैसे लिखेंगे, यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो अचेतन भावनाओं और पिछले अनुभवों को समझने का प्रयास करती हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, स्पेशल थेरेप्यूटिक टेक्निक्स आर यूज्ड इन साइकोथेरेपी। यानी जो साइकोथेरेपी मतलब जो साइकोथेरेपी होती है ना, उसमें स्पेशल कुछ टेक्निक्स होती हैं, थेरेपेटिक टेक्निक्स, जिससे कि वो थेरेपी करी जाती है। यानी कि हिंदी में इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें विशेष उपचारात्मक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जो साइकोथेरेपी होती है ना, उसमें स्पेशल कैसे टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, थेरेप्यूटिक टेक्निक्स। इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसमें विशेष उपचारात्मक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि उसमें दिखाते हैं ना फिल्मों में, कि वो बैठा होता है आदमी, इसे चेयर पे बिठाते हैं, उसके आगे ऐसे एक सिक्का हिलाते हैं या फिर वॉच हिलाते हैं और उससे कहते हैं तुम सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दो, इसे देखते रहो, तुम्हें नींद आ रही है। वो सब जो होता है वो किस में होता है, साइकोथेरेपी में होता है। उसके बाद आता है हमारे पास गाइडेंस। अब देखो गाइडेंस मीन्स गिविंग एडवाइस और सजेस्टिंग सजेशंस फॉर सॉल्विंग एजुकेशनल और करियर प्रॉब्लम्स। यानी कि जो गाइडेंस होती है ना, वो कैसी होती है, वो होती है एक एडवाइस। वो एडवाइस या फिर क्या होता है, सजेशंस, किन प्रॉब्लम्स के लिए, एजुकेशनल या कैरियर प्रॉब्लम्स के लिए होता है। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे इसे, कि निर्देशन का अर्थ शैक्षिक या व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए सलाह या सुझाव देना है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या होगा, इट इज मोर डायरेक्टिव इन नेचर। यानी कि ये हमें बस एक डायरेक्शन देता है, उस पर जाना या ना जाना किसकी मर्जी है, हमारी मर्जी है। इसका स्वरूप अधिक निर्देशात्मक होता है। यानी कि ये सिर्फ हमें निर्देश दिए जाते हैं, उन पर अमल करना है या नहीं करना है ये किसकी जिम्मेदारी है, हमारी। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है, कि गाइडेंस डज नॉट डीपली फोकस ऑन इमोशंस एंड पर्सनैलिटी इश्यूज। यानी कि जो गाइडेंस है ना, ये किस पे फोकस नहीं करती, पर्सनैलिटी या इमोशनल इश्यूज पे। यानी कि हमारे इमोशनल हमारे साथ क्या चल रहा है, या फिर हमारी पर्सनैलिटी में क्या इशू आ रहे हैं, इस पे इसका कुछ काम नहीं होता, इससे इसका रिलेशन कुछ नहीं है। इसका रिलेशन किससे है, एजुकेशनल या कैरियर प्रॉब्लम्स जो आ रही है ना हमारे पास, उनको सॉल्व करने के लिए एडवाइस या सजेशन होती है, गाइडेंस। ठीक है, तो ये हो गए इन तीनों का एक तरीके से अंतर। अब देखो शॉर्ट में क्या है हमारे पास, कि काउंसलिंग सामान्य जीवन की समस्याओं के समाधान में मदद करती है, साइकोथेरेपी मानसिक विकारों के उपचार पर केंद्रित होती है, और गाइडेंस शैक्षिक या व्यावसायिक समस्याओं के लिए सलाह प्रदान करती है। यानी कि काउंसलिंग की ऐसी है कि डेली लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है उनके समाधान, उनके सॉल्यूशन देती है। साइकोथेरेपी जो है वो किसके सॉल्यूशन देती है हमें, मेंटल डिसऑर्डर्स या इमोशनल डिसऑर्डर्स के। और जो गाइडेंस होती है वो कैरियर या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं देती, वो देती है एडवाइस या फिर सजेशंस देती है, सलाह देती है। बाद जो हम अगला पॉइंट लिखेंगे वो होगा कि बिकमिंग अ काउंसलर इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कि कैसे एक काउंसलर बनना हमारे लिए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कि कैसे एक परामर्शदाता बनना एक आजीवन प्रक्रिया है जो पूरी लाइफ चल रही है। कैसे, अ काउंसलर कंटिन्यूसली लर्न्स थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब जैसे आप काउंसलर हैं तो आपके पास हमेशा नए नए लोग आएंगे, नई नई आपको उनसे एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब सामने नया आदमी होगा, उसकी कुछ नई प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, तो आप कुछ उससे नया सीखोगे। तो यही है कि मतलब नया सीखोगे तो आपको पूरी लाइफ लॉन्ग, जो आपकी जो पूरी लाइफ है उसमें सीखने के लिए रेडी रहना है। आपको किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीखने को मिल सकता है। तो वही है कि एक परामर्शदाता शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से लगातार सीखता रहता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम्स चेंज विद टाइम, सो काउंसलर मस्ट इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड स्किल्स रेगुलरली। अब क्या है कि हर व्यक्ति के जीवन में ना, मतलब कि ऐसा है कि टाइम के साथ साथ एक पर्सन की जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी चेंज होती रहती है। तो इसीलिए जो काउंसलर होते हैं उन्हें अपनी नॉलेज और स्किल्स को रेगुलरली इम्प्रूव करना पड़ता है। जैसे जो प्रॉब्लम आज के टाइम पे ह्यूमंस को हो रही है, आज से 10 साल या 20 साल बाद वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, वो प्रॉब्लम्स चेंज हो चुकी होंगी, कुछ नई प्रॉब्लम्स आ गई होंगी मार्केट में या फिर लोगों के जीवन में। तो फिर उससे रिलेटेड उनको सोल्यूशन देने पड़ेंगे, तो इसलिए उन्हें अपनी नॉलेज और स्किल्स को रेगुलरली इंप्रूव करना पड़ेगा। अब इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, मानव व्यवहार और सामाजिक समस्याएं समय के साथ बदलती रहती हैं, इसलिए परामर्शदाताओं को अपने ज्ञान और कौशल में निरंतर सुधार करना पड़ता है। देयरफॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव काउंसलर इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। इसीलिए क्या है कि एक परामर्शदाता अगर आपको बनना है, प्रभावी परामर्शदाता, तो आपको लाइफ लॉन्ग मतलब आजीवन सीखना पड़ेगा।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर, कि अगर आप एक अच्छे काउंसलर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, एक प्रभावी परामर्शदाता के व्यक्तिगत और व्यवसायिक गुण। अब सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए उसमें, सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इम्पैथी। इम्पैथी मतलब सहानुभूति। अब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले इम्पैथी क्या होती है, एक बार फिर बता देते हैं। इम्पैथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स फीलिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जैसा कि मैंने बताया था कि आप अपने क्लाइंट के शूज़ में खुद को इमेजिन करते हैं कि उसे इस टाइम कैसा फील हो रहा है, उसे कैसी भावनाएं उसके मन में आ रही हैं, कैसा उसे फील हो रहा है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, सहानुभूति का अर्थ है क्लाइंट की भावनाओं को उसके दृष्टिकोण से समझना। अब इंग्लिश में, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा, इट हेल्प्स द क्लाइंट फील अंडरस्टूड एंड सपोर्टेड। अब अगर आप में इम्पैथी होगी, अगर आप सामने वाले के शूज़ में खुद को इमेजिन करेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो क्लाइंट को क्या लगेगा कि आप उसे समझ पा रहे हैं और आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। इससे क्लाइंट स्वयं को समझा और समर्थित महसूस करता है। अब इससे होता क्या है, दिस क्वालिटी बिल्ड ट्रस्ट इन काउंसलिंग। अब जब अगर सामने वाले को लगेगा कि आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हो, उसे सपोर्ट कर रहे हो, तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा, वो आप पे ट्रस्ट करेगा तो अपनी प्रॉब्लम्स आपको और अच्छे से बता पाएगा। यानी कि यह गुण परामर्श में विश्वास विकसित करता है। ये तो हो गई पहली क्वालिटी, पहला गुण। अब दूसरी क्वालिटी क्या होगी, गुड लिसनिंग स्किल्स, अच्छी सुनने की क्षमता। अब इंग्लिश पहला पॉइंट क्या होगा इसका, अ गुड काउंसलर लिसन्स केयरफुली विदाउट इंटरप्टिंग और जजिंग द क्लाइंट। कि ये जो अच्छा काउंसलर होगा ना, वो हमेशा सामने वाले की बात कैसे सुनेगा, एकदम ध्यान से सुनेगा, बिना उसे बीच में रोके टोके, और या फिर उसे जज भी नहीं करेगा, उसे कुछ जज नहीं करेगा, मतलब सामने अपने क्लाइंट को। यानी हिंदी में कैसे लिखेंगे कि एक अच्छा परामर्शदाता बिना बीच में टोके या निर्णय दिए ध्यानपूर्वक सुनता है। मतलब पहले सामने वाले की बात को खत्म होने देगा, उसके बाद ही उससे कुछ पूछेगा या उससे कुछ बोलेगा। ऐसा नहीं कि उसने थोड़ा सा बताया उसी में टोक दिया कि अच्छा ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं करा। उसे पूरे मतलब उसे जज नहीं करेगा कि तुमने ऐसा करा तो तुमने गलत करा। अब जो हो गया तो हो गया, तुम्हें उसको सुधारना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट होगा, लिसनिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स रियल प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर आप सामने वाले की बात सुनोगे ना, तो आप उसकी जो रियल प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम वो सोच रहा है उसकी प्रॉब्लम है वो नहीं, जो उसकी रियल प्रॉब्लम है ना, उसे समझ पाओगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, किसी किसी के जीवन में ऐसा क्या होता है, किसी किसी की लाइफ में उनके सामने जो प्रॉब्लम है वो उन्हें दिख नहीं रही, वो किसी और चीज़ को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं। तो अगर आप उनकी बात को ध्यान से सुनोगे ना, तो आप समझ पाओगे कि रियलिटी में प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, इट ऑल्सो मेक्स द क्लाइंट फील रिस्पेक्टेड। अब क्या, अगर आप सामने वाले की बात एकदम ध्यान से सुनोगे, प्यार से सुनोगे ना, तो सामने वाले को भी लगेगा कि जी हाँ, ये मेरी बात सुनना चाहता है, ये मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मैं इसे सही से बताऊँ, मैं भी इससे सही से बात करूँ। तो क्या होगा, इससे क्लाइंट स्वयं को सम्मानित महसूस करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा। अगली जो क्वालिटी है काउंसलर की, अगला जो गुण है काउंसलर का, वो है पेशेंस, धैर्य। क्यों धैर्य की क्या जरूरत है, अब देखो, आप किसी काउंसलर के पास गए, अब आप जाते ही तो सब कुछ उसे बता नहीं दोगे कि जी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, अब मेरे को सॉल्यूशन बताओ। अब जो काउंसलर है ना, उसे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताने में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में ना थोड़ा टाइम लेंगे। क्योंकि आप ऐसे ही तो है ही नहीं कि जाते ही किसी के भी सामने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दोगे। आपको भी तो थोड़ी मतलब टाइम तो लगेगा ना किसी के सामने फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करने में। तो वही बात है, इसीलिए पेशेंस होना चाहिए काउंसलर में। क्लाइंट को अपनी भावनाएं और समस्याएं व्यक्त करने में समय लग सकता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, अ काउंसलर शुड रिमेन काम एंड पेशेंट ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशंस। आप सामने से तुम्हारा काउंसलर अगर तुम्हें कुछ सुना रहा है ना, तो तुम्हें उसे एकदम पेशेंस से सुनना पड़ेगा, धैर्य से सुनना पड़ेगा, शांत रह के सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ बोल रहा है तुम सामने से बीच में ही बोलने लग गए, ऐसा नहीं। तुम्हें धैर्य से उसकी पूरी बात सुननी पड़ेगी, पेशेंस से। क्या क्या लिखेंगे, परामर्शदाता को परामर्श सत्र के दौरान शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। अब देखो, थर्ड पॉइंट क्या होगा, पेशेंस क्रिएट अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर द क्लाइंट। अब अगर तुम दिखाओगे जल्दीबाजी, तो सामने वाले को क्या लगेगा, जी ये तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता, अपने में ही लगा पड़ा है, इसे ज़्यादा जल्दी है जाने के यहाँ से, तो वो भी आपसे उतना मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। अब अगर आप पेशेंस से उसकी बात सुन रहे हो, उसकी प्रॉब्लम सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो सामने वाले को क्या लगेगा, जी हाँ ये बंदा मेरी बात सुनना चाहता है। तो वो क्या करेगा, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देगा आपके क्लाइंट को। कैसे लिखेंगे, धैर्य क्लाइंट के लिए आरामदायक वातावरण बनाता है। ये हो गया हमारा तीसरा गुण।
उसके बाद चौथा गुण क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि गोपनीयता। अब इसमें क्या होगा, अ काउंसलर मस्ट कीप द क्लाइंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट, कि अब अगर कोई आपके पास आया और आपको उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, तो आपको उसकी प्रॉब्लम्स को अपने तक ही रखना है। ये नहीं कि जो उसने आपकी प्रॉब्लम बताई अब आप गए अपने दोस्तों से मिलने, उसे जाके बता रहे हो, मतलब मजाक उड़ा रहे हो उसका, कि एक आया आदमी ऐसे ऐसे बोल रहा, बताओ उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कुछ नहीं आता उसे, ये वो, ऐसे नहीं होगा। आप क्या करोगे, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है कुछ भी किसी और को नहीं बताओगे। यानी कि परामर्शदाता को क्लाइंट की व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए, कि कौन मेरे पास आ रहा है, मुझे क्या बता रहा है, मैं उसे क्या बता रहा हूँ, कुछ नहीं बताना आपको किसी को भी। कॉन्फिडेंशियलिटी हेल्प्स क्लाइंट स्पीक ओपनली विदाउट फियर। अब अगर आपके सामने क्लाइंट है और उसे पता है कि भाई आप तो हो कॉन्फिडेंशियल एकदम, कि आपको अगर कुछ भी बता दो तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताओगे ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, तो क्या होगा, वो आपको अपनी प्रॉब्लम एकदम ओपनली बताएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ये फ़ायदा मिलता है कि गोपनीयता क्लाइंट को बिना डर के खुलकर बात करने में सहायता करती है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ काउंसलर, कि क्या आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही ये, कि आप सामने वाले की बात किसी को ना बताओ, लेकिन आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कि आपके अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए कि अगर कोई आपको अपना दुख बता रहा है, कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, तो आप वो जाके ढिंडोरा ना पीटो मार्केट में कि जी इसके साथ तो ऐसा हो रहा है, इसकी ज़िंदगी तो ऐसी चल रही है। अगर आप सबको बता दोगे तो मतलब आप में वो ह्यूमन बीइंग वाली वैल्यू नहीं है, एक वैल्यू होनी चाहिए एथिकल। उसके बाद हमारा अगला गुण, अगली क्वालिटी क्या होनी चाहिए इफेक्टिव काउंसलर की, इमोशनल स्टेबिलिटी, कि आप भावनात्मक रूप से स्थिर होने चाहिए, इमोशनल रूप से स्टेबल होने चाहिए। कि देखो पहला पॉइंट क्या होगा, अ काउंसलर शुड बी इमोशनली बैलेंस्ड एंड मैच्योर, कि इमोशनली बैलेंस्ड और क्या होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अगर कोई आपके पास आपकी अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो आप उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लग जाओ, मतलब वो सोचेगा भाई मैं तो अपना दुख बांटने आया था, ये तो मेरे साथ साथ रो रहा है। मतलब कि अगर वो आपको बता रहा है तो इमोशनली स्टेबल होकर उसकी बात सुनो। यानी कि उसने बोला जी मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा दुख चल रहा है, अब आप इमोशनली स्टेबल हो ही नहीं, आप अरे तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हमारी ज़िंदगी में तो इससे ही बड़ा दुख चल रहा है, ऐसे नहीं होगा। आपको उसकी बात मतलब इमोशनली स्टेबल होकर सुननी पड़ेगी, बैलेंस होकर, और मैच्योर रहना पड़ेगा थ्रू आउट द सेशन। उसके बाद क्या होगा, सेकंड पॉइंट, मतलब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, परामर्शदाता को भावनात्मक रूप से संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी हेल्प्स इन हैंडलिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस प्रॉपरली। अब इमोशनल स्टेबिलिटी का एक और फायदा है कि आप ना किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को एकदम प्रॉपरली हैंडल करोगे। यानी कि अगर आपके सामने कोई बैठा है क्लाइंट और अपनी प्रॉब्लम बताते बताते ब्रेक डाउन हो गया जी उसका, वो रोने लग गया आपके सामने, तो आप उसे कैसे मतलब कि सहानुभूति दोगे, कैसे उसे शांत कराओगे, ये कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे कि उसका स्ट्रेस कम हो, वो शांत हो, उसके लिए आपको इमोशनल स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि भावनात्मक स्थिरता तनावपूर्ण परिस्थितियों में सही ढंग से संभलने में मदद करेगी। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस। अब अगर आप इमोशनली स्टेबल हो, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल कर रहे हो ना, तो आपकी प्रोफेशनल जो एक आपकी जो इमेज होगी, प्रोफेशनल इमेज, वो अच्छी बनेगी, वो इम्प्रूव होएगी टाइम के साथ। आपका एक क्लाइंट आया जी, उसको आपने अच्छे से डील करा, अब वो बंदा तो सही हो गया, अब उसके किसी सर्कल में, को वर्कर या फ्रेंड सर्कल में कोई आदमी है जो ऐसी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि ये आदमी है एक काउंसलर, बहुत अच्छा काउंसलर है, आप जाओ इसके पास, मैं भी गया था और बहुत अच्छा है। तो आपकी जो प्रोफेशनल इमेज है, प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस है ना, वो भी बढ़ेगी इससे। अब अगला पॉइंट क्या होगा, कम्युनिकेशनल स्किल, यानी कि संचार कौशल, आपकी मतलब जो बात करने की स्किल होती है। अ काउंसलर शुड कम्युनिकेट क्लियरली एंड रिस्पेक्टफुली, यानी कि अब आप एक काउंसलर हो ना, तो आपको अपने क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, एकदम रिस्पेक्टफुली और एकदम क्लियरली। यानी कि आपने क्लाइंट के साथ रिस्पेक्टफुली आपको बात करनी है, कि उसे ऐसा ना लगे कि ये मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। आपने उसकी बात सुनी, अब उसे रिस्पेक्टफुल वे में उसको समझाओ कि कहाँ पे क्या करना है उसे, और एकदम क्लियरली बताना होता है। ये नहीं कि तुम उसे दो बातें बोल रहे हो वो कंफ्यूज हो गया, जो बोल रहे हो क्लियर बोलो उसको। यानी कि हिंदी में कैसे बोलेंगे कि परामर्शदाता को स्पष्ट और सम्मान पूर्वक संवाद करना चाहिए।
अब पॉइंट क्या होगा इसका, गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स क्लाइंट्स एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। यानी कि एक जो गुड कम्युनिकेशन स्किल है ना हमारी, वो हमें अपने क्लाइंट्स को, अगर हम किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं तो हमारा जो क्लाइंट है ना, वो भी अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करेगा हमारे सामने। यानी कि एक अच्छा संचार क्लाइंट को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने में सहायता करता है। यानी कि हम उसे पहले क्या करेंगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा अपने साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराएंगे ताकि वो अपनी बात को हमें बता सके अच्छे से। थर्ड पॉइंट क्या होगा, इट ऑल्सो स्ट्रेंथेन्स द काउंसलिंग रिलेशनशिप। यानी कि अगर हम अच्छे से बात करेंगे, एकदम रैपो अच्छी बनाएंगे अपने क्लाइंट के साथ अपनी, तो हमारी जो काउंसलिंग जो रिलेशनशिप है ना, वो भी स्ट्रेंथन होगी। यानी कि वो कुछ भी प्रॉब्लम होगी हमें तो खुल के बताने में हिचकिचाएगा नहीं बिल्कुल भी। तो हिंदी में इसे कैसे लिखेंगे कि इससे परामर्श संबंध क्या होता है, मजबूत होता है। देखिए अगला पॉइंट क्या लिखेंगे अब हम, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, निष्पक्ष दृष्टिकोण। यानी कि जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए ना अपने क्लाइंट को लेके, वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि हमें उन्हें जज नहीं करना, हमें उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका, एवरी क्लाइंट शुड फील एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड। यानी कि आपको जो क्लाइंट है ना, उसे ये फील होना चाहिए कि आप उसे रिस्पेक्ट कर रहे हो या और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ना कि आप उसे क्रिटिसाइज या जज कर रहे हो। यानी कि प्रत्येक क्लाइंट को यह स्वीकार और सम्मानित महसूस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका, दिस इनकरेजेस ऑनेस्ट शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस। यानी कि अगर आप उसे जज नहीं कर रहे ना, तो वो भी आपको अपनी फीलिंग्स से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने में हिचकिचाएगा नहीं, एकदम सही सही जो है वो बता देगा जी। ये पॉइंट भी हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता। यानी आप उन्हें तो बता रहे हो अपने आप से अवेयर, लेकिन आप अपने आप से ही अवेयर नहीं हो, आपको अपनी ही स्ट्रेंथ या वीकनेस नहीं पता। अब देखो इसमें क्या होगा, अ काउंसलर शुड अंडरस्टैंड हिज हर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यानी कि जो भी आदमी या औरत क्लाइंट है, उसे अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस, अपनी उनकी जो शक्तियाँ या उनकी जो कमजोरियाँ हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसने उसे एक्सेप्ट करा होना चाहिए कि जी है, कमी तो है, अब मैं इसे सुधार सकता हूँ, इस पर रो नहीं सकता, और ये मेरी स्ट्रेंथ है तो है। यानी कि परामर्शदाता को अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस हेल्प अवॉइड पर्सनल बायस ड्यूरिंग काउंसलिंग। अगर आप सेल्फ अवेयर होगे ना, तो आप पर्सनल बायस नहीं दोगे किसी की भी सिचुएशन में। यानी कि आत्म जागरूकता परामर्श के दौरान व्यक्तिगत पक्षपात से बचने में सहायता करती है। इट ऑल्सो सपोर्ट प्रोफेशनल ग्रोथ। यानी कि अगर आपको पता है कि जी मेरे में ये कमी है, आपको अपनी वीकनेस पता है, आप उस पर काम करोगे, उसे इम्प्रूव करोगे। अगर आप उसे इम्प्रूव करोगे तो यही जो इम्प्रूवमेंट है ना, ये आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में भी दिखेगी। यानी कि यह व्यावसायिक विकास को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, प्रोफेशनल नॉलेज। अब इसका पॉइंट क्या होगा, काउंसलर शुड हैव प्रॉपर ट्रेनिंग एंड नॉलेज ऑफ काउंसलिंग टेक्निक्स, व्यवसायिक ज्ञान। यानी क्या कि जो भी काउंसलर है उसे काउंसलिंग की सही टेक्निक, सही ट्रेनिंग और सही नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि बिना ट्रेनिंग के, बिना नॉलेज के, बिना काउंसलिंग टेक्निक्स के आप आ गए और काउंसलर बन गए, ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि परामर्शदाता के पास उचित प्रशिक्षण और परामर्श तकनीकों का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, प्रोफेशनल स्किल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट बिहेवियर बेटर। यानी कि एक व्यावसायिक कौशल क्लाइंट के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में क्या करता है, सहायता करता है। यानी कि अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स होंगी ना, तो आप अपने क्लाइंट के बिहेवियर को बेटर समझ पाओगे। यानी ऐसी चीज़ें जो वो बोल नहीं रहा, लेकिन उसके एक्शन से आप समझ जाओगे कि इसकी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा चल रहा है, इसकी सिचुएशन ऐसी ऐसी है। अब अगला पॉइंट क्या होगा, कॉन्टीन्यूस लर्निंग इम्प्रूव्स काउंसलिंग इफेक्टिवनेस। यानी कि अगर आप कंटिन्यूस लर्न कर रहे हो ना अपने काउंसलिंग के बारे में, तो आपकी जो काउंसलिंग की जो टेक्निक्स हैं या जो इफेक्टिवनेस है ना, वो भी इम्प्रूव होगी। कैसे, क्योंकि आप नई नई टेक्निक्स के बारे में जानोगे, उन्हें यूज़ करोगे, तो आपकी काउंसलिंग जो है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। हिंदी में कैसे लिखेंगे कि निरंतर सीखना परामर्श की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। अगला पॉइंट होगा एथिकल बिहेवियर, यानी कि आपका नैतिक व्यवहार। तो नैतिक व्यवहार क्या होगा कि आपका अ काउंसलर मस्ट फॉलो एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी कि काउंसलर जो है ना, उसमें कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जैसे कि ईमानदारी, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी,
रिस्पेक्ट मतलब कि सम्मान होना चाहिए सामने वाले का, क्लाइंट का, ईमानदारी होनी चाहिए उसके साथ, और गोपनीयता यानी उसकी बात किसी तीसरे को जाके नहीं बतानी, ये होना चाहिए। हिंदी में कैसे लिखेंगे? परामर्शदाता को ईमानदारी, सम्मान और गोपनीयता जैसे नैतिक सिद्धांतों का पालन तो करना ही चाहिए। अगला पॉइंट क्या होगा? एथिकल बिहेवियर प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ क्लाइंट्स, यानी कि नैतिक व्यवहार क्लाइंट के अधिकारों की रक्षा करते हैं। कैसे कि जो अगर तुम्हारे पास नैतिकता है, तुम अंदर से नैतिक हो, मतलब कि एथिकल हो, तो तुम कभी भी उसकी बात किसी और को जाके नहीं बताओगे। ऐसा नहीं कि किसी ने सामने से आके बोला मैं तुम्हें इतने इतने पैसे दूंगा, ये बंदा तुम्हें आके क्या बता रहा है, तुम मेरे को बता दो। अगर आप नैतिक होगे तो आप वो बात नहीं बताओगे, लेकिन अगर आप नैतिक नहीं होगे तो आप वहाँ पे वो कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ दोगे। थर्ड पॉइंट क्या होगा? इट ऑल्सो मेंटेन्स प्रोफेशनलिज्म इन काउंसलिंग प्रैक्टिस, यानी कि इससे परामर्श प्रक्रिया में व्यावसायिकता बनी रहती है। अगर आप एथिकल बिहेवियर शो करोगे ना, तो आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो मेंटेन रहेगी काउंसलिंग प्रैक्टिस में। उसके बाद क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन। अब इतना सब कुछ हमने अपने आंसर में लिख दिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? काउंसलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग प्रोसेस दैट सपोर्ट पीपल इन डीलिंग विद इमोशनल, पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स, यानी कि परामर्श कैसी एक प्रोसेस है, एक सहायक प्रक्रिया है, हेल्पिंग प्रोसेस है, जो किस चीज़ में सपोर्ट करती है लोगों को? ये डीलिंग मतलब कि किससे निपटने में सहायता करती है? इमोशनल, पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम, यानी कि इमोशनल भावनात्मक, पर्सनल व्यक्तिगत, और सोशल मतलब कि सामाजिक समस्याओं से। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? एन इफेक्टिव काउंसलर नीड्स एम्पैथी, पेशेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोफेशनल नॉलेज, यानी इसके गुण क्या क्या होने चाहिए? क्या क्या होने चाहिए? एम्पैथी, पेशेंस, कम्युनिकेशनल स्किल और प्रोफेशनल नॉलेज। हिंदी में एक प्रभावी परामर्शदाता में सहानुभूति, धैर्य, संचार कौशल और व्यावसायिक ज्ञान होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या होगा? सिंस लर्निंग नेवर स्टॉप, बिकमिंग अ गुड काउंसलर इज ट्रूली अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कि क्योंकि ये एक ऐसा हमारा प्रोफेशन है जिसमें लर्निंग कभी नहीं रुकती, इसलिए एक अच्छा काउंसलर बनना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हिंदी में, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए एक अच्छा परामर्शदाता बनना वास्तव में आजीवन प्रक्रिया होती है। अब सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है परामर्श के अर्थ और उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए, परामर्श की नैतिकता को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो हमारे काउंसलिंग है उसके गोल्स क्या हैं, उसकी मीनिंग क्या है और उसके एथिक्स क्या हैं। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे में कैसे पूछा जा सकता है? दूसरे तरीके से, परामर्श में व्यवसायिक नैतिक संहिताओं की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो काउंसलिंग में प्रोफेशनल कोड है ना एथिक्स के, उनको एक्सप्लेन करना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा हमारे पीडीएफ नोट्स में, जिन नोट्स की लिंक आपको कहाँ मिली है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं आते तो आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हो तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जिनके पास सेम सब्जेक्ट है उन्हें शेयर भी कर दीजिए। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? प्रारंभिक साक्षात्कार, यानी कि इनिशियल इंटरव्यू के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिशियल इंटरव्यू, यानी कि जो इनिशियल इंटरव्यू होते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं उन्हें समझाइए। या फिर प्रारंभिक साक्षात्कार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इनिशियल इंटरव्यूज। अब इसका आंसर हम कैसे करेंगे? इसका आंसर करेंगे कैसे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वही जो हर क्वेश्चन में होता है, और मीनिंग किसकी? इनिशियल इंटरव्यू की, प्रारंभिक साक्षात्कार की। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? एन इनिशियल इंटरव्यू इज द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट। अब जो काउंसलर है और जो क्लाइंट है उनकी जो सबसे पहला इंटरव्यू होगा, सबसे पहली जो मीटिंग होगी उसे क्या कहेंगे हम? इनिशियल इंटरव्यू। हिंदी में प्रारंभिक साक्षात्कार परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच पहली मुलाकात होती है। अगला पॉइंट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द काउंसलिंग प्रोसेस बिकॉज इट हेल्प्स द काउंसलर अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, फीलिंग्स एंड बैकग्राउंड। तो ये इंपॉर्टेंट कैसा है? क्योंकि ये पहली मीटिंग होती है इनकी, तो इसी मीटिंग में काउंसलर को समझना होता है, काउंसलर को ये देखना होता है कि जो काउंसलर है और जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है, ये समझना होता है। हिंदी में, यह परामर्श प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इससे परामर्शदाता क्लाइंट की समस्याओं, भावनाओं और पृष्ठभूमि को समझ पाता है। अगला पॉइंट क्या होगा?
द इनिशियल इंटरव्यू ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड अ गुड काउंसलिंग रिलेशनशिप। कि जो इनिशियल इंटरव्यू है ना, ये भी हेल्प करता है किसमें, ट्रस्ट बिल्ड करने में और गुड काउंसलिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने में। जैसे कि कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहली ही मीटिंग में क्लाइंट को मतलब एकदम जज कर दिया और भाई ये क्या कर दिया तूने, ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए था, ये सब बोल दिया, क्लाइंट की रिस्पेक्ट नहीं करी, उसको एथिकल कुछ आप में दिखा नहीं, आप में प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा, तो उस पर आपका उस पर एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा और वो अगली बार आपसे मिलने नहीं आएगा। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, प्रारंभिक साक्षात्कार विश्वास और अच्छे परामर्श संबंध के लिए निर्माण में भी सहायता करता है। अब इसकी मीनिंग कैसे करेंगे, मीनिंग ऑफ इनिशियल इंटरव्यू। पहला पॉइंट क्या होगा, द इनिशियल इंटरव्यू इज द फर्स्ट फॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन द काउंसलर एंड क्लाइंट। वही जो इंट्रोडक्शन में लिखा था कि जो इनिशियल इंटरव्यू होता है वो फर्स्ट फॉर्मल इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, काउंसलर और क्लाइंट के बीच में। यानी प्रारंभिक साक्षात्कार परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच पहली औपचारिक बातचीत होती है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इन दिस मीटिंग द काउंसलर कलेक्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स पर्सनल इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। यानी कि इसमें जो काउंसलर है ना वो क्लाइंट से एक वो लेगा इंटरव्यू टाइप कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है या सोशल प्रॉब्लम्स है, इन सब के बारे में जानेगा। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, इस मुलाकात में परामर्शदाता क्लाइंट की व्यक्तिगत भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करता है। इंग्लिश में अगला पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प्स द क्लाइंट फील कंफर्टेबल एंड अंडरस्टूड। यानी कि अगर आप पहले ही मीटिंग में, पहले ही इंटरव्यू में आप क्लाइंट को कंफर्टेबल और अंडरस्टूड फील कराओगे ना, तो क्लाइंट आगे की मीटिंग्स में और अच्छे से आपको अपनी प्रॉब्लम बता पाएगा। यानी कि यह क्लाइंट को सहज और समझा हुआ महसूस कराने में भी सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में पूछा था कि इनिशियल इंटरव्यू यानी कि प्रारंभिक साक्षात्कार के टाइप्स, प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि एक संरचित साक्षात्कार। इसमें क्या होता है, इन अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू द काउंसलर आस्क फिक्स्ड एंड प्री प्लान क्वेश्चंस। यानी कि इसमें क्या होगा, जो काउंसलर है ना वो फिक्स्ड इतने ही क्वेश्चन पूछेगा जो कि उसने पहले से प्रिपेयर करे होते हैं। यानी कि संरचित साक्षात्कार में परामर्शदाता पहले से तय और निश्चित प्रश्न पूछता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, ऑल क्लाइंट्स आर आस्क्ड सिमिलर क्वेश्चन इन द सेम ऑर्डर। यानी कि जितने भी उसके पास क्लाइंट आएंगे उन सबसे वो सेम क्वेश्चन पूछेगा सेम ऑर्डर में। यानी कि सभी क्लाइंट के सामने प्रश्न एक ही क्रम में पूछे जाते हैं, समान प्रश्न। यानी कि जैसे मैंने सबसे पहला इंटरव्यू लिया है एक क्लाइंट का, उससे पूछा आपका नाम क्या, आपको क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई और अभी तक चल रही है, क्या बढ़ रही है घट रही है। ये मैंने 4 क्वेश्चन पूछे। अब अगला क्लाइंट आएगा उससे भी सेम टू सेम 4 क्वेश्चन पूछूंगा, आपका नाम क्या, आपकी प्रॉब्लम क्या है, कब से चल रही है, बढ़ रही है या घट रही है। तो अगर मैं सबसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा तो वो कौन सा होगा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब सेकंड है, थर्ड पॉइंट है इसका, दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू हेल्प्स इन कलेक्टिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। यानी कि ये इंटरव्यू किस में हेल्प करता है, कलेक्टिंग क्या, ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। हिंदी में कैसे लिखेंगे, यह प्रकार व्यवस्थित और सही जानकारी एकत्र करने में क्या करता है, सहायता करता है। अब सेकंड जो टाइप है वो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, असंरचित साक्षात्कार। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते। असंरक्षित साक्षात्कार में कोई निश्चित प्रश्न नहीं होते, देयर आर नो फिक्स्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा, द काउंसलर अलाउज द क्लाइंट टू स्पीक फ्रीली अबाउट फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन। यानी कि जो साक्षात्कार होगा, यानी कि जो काउंसलर होगा वो क्या करेगा, अपने क्लाइंट को बोलेगा जी आप खुल के बोलो अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस के बारे में, यानी कि खुद ही बताओ, मैं कुछ नहीं पूछ रहा। तो इसमें क्या होगा, परामर्शदाता क्लाइंट को अपनी भावनाओं और अनुभवों के बारे में स्वतंत्र रूप से बोलने की क्या देता है, अनुमति देता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, दिस इंटरव्यू प्रोवाइड्स डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स इमोशंस एंड पर्सनैलिटी। यानी कि यह साक्षात्कार क्लाइंट की भावनाओं और व्यक्तित्व को गहराई से समझने में सहायता करता है। किसकी सहायता करता है, साक्षात्कार की, यानी कि इंटरव्यूअर की। उसके बाद जो थर्ड हमारा टाइप आएगा इंटरव्यू का, उसका नाम है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, हिंदी में अर्ध संरचित साक्षात्कार। अब इसका पहला पॉइंट क्या होगा, अ सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस। यानी इस इंटरव्यू में क्या होगा, इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो पहले से फिक्स्ड होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो उसी टाइम पे पूछे जाएंगे।
यानी कि हिंदी में कैसे लिखेंगे, अर्ध संरचित साक्षात्कार में निश्चित और लचीले दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा, द काउंसलर फॉलोज अ जनरल प्लान बट कैन आस्क एडिशनल क्वेश्चंस इफ नीडेड। यानी कि जो काउंसलर है, जो इंटरव्यूअर है, वो क्या करेगा, वैसे तो एक जनरल प्लान लेके चलेगा कि मेरे को ये सवाल पूछने हैं, लेकिन वो ऑन द स्पॉट भी कोई नया सवाल पूछ सकता है अगर जरूरत है तो। हिंदी में कैसे लिखेंगे, परामर्शदाता एक सामान्य योजना का पालन करता है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त प्रश्न भी पूछ सकता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, दिस मेथड गिव्स बोथ स्ट्रक्चर एंड फ्रीडम इन कम्युनिकेशन। यानी कि इसमें क्या होता है, हमारी जो इंटरव्यू है उसे एक स्ट्रक्चर भी मिल जाता है और बात करने की फ्रीडम भी हो जाती है। एक तरीके से जो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है ना, वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मिक्सचर है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, अगला जो इंटरव्यू है फोर्थ, वो है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, यानी कि निदानात्मक साक्षात्कार। अब इसमें क्या होता है, जो इंटरव्यू है ना, वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को। जैसे कि जो क्लाइंट है उसको कोई साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम है, तो ये पता लगाने के लिए कि उसे क्या साइकोलॉजिकल या क्या इमोशनल प्रॉब्लम है, ये इंटरव्यू होता है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, यह साक्षात्कार मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक समस्याओं की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, द काउंसलर गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट सिम्टम बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ। इसमें जो काउंसलर होता है ना, वो किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, सिम्टम बिहेवियर और मेंटल हेल्थ के बारे में। यानी परामर्शदाता लक्षणों, व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी एकत्र करता है। थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द क्लाइंट्स डिफिकल्टी। यानी कि जो क्लाइंट की जो डिफिकल्टी, जो मुश्किलें आ रही हैं, उनका नेचर क्या है, मतलब कौन सी चीज़ में उसे डिफिकल्टी आ रही है, किस तरीके की डिफिकल्टी आ रही है, वो जानने में हेल्प करता है। हिंदी में इससे क्लाइंट की कठिनाइयों की प्रकृति को समझने में सहायता मिलती है। उसके बाद आगे के जो इंटरव्यू हैं वो कौन सा है, फिफ्थ इंटरव्यू है इनटेक इंटरव्यू, यानी कि प्रवेश साक्षात्कार। अब इसमें क्या होता है, द इनटेक इंटरव्यू इज यूजुअली कंडक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ काउंसलिंग। यानी कि काउंसलिंग की शुरुआत में होता है। यानी कि जैसे पहला वाला इंटरव्यू हो गया, उसके बाद जो काउंसलिंग की शुरू होगी ना, उस टाइम पे जो इंटरव्यू होता है उसे क्या कहेंगे, इनटेक इंटरव्यू। यानी कि प्रवेश साक्षात्कार सामान्यतः परामर्श की शुरुआत में किया जाता है। सेकंड पॉइंट होगा इसका, बेसिक इंफॉर्मेशन सच एज फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम इज कलेक्टेड। यानी इसमें क्या होता है, इसमें आदमी का जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो उसकी एजुकेशन, उसकी ऑक्यूपेशन, ऐसी जो उसकी मेन इंफॉर्मेशन है ना, उन सबको एकत्र किया जाता है, उन सबको कलेक्ट किया जाता है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, व्यवसाय और मुख्य समस्याओं जैसे मूल जानकारी एकत्र की जाती है। अगला पॉइंट होगा, इट हेल्प्स द काउंसलर डिसाइड द काउंसलिंग प्लान। यानी कि इनटेक इंटरव्यू के बाद ही ना जो काउंसलर है वो एक अपना काउंसलिंग का प्लान बनाएगा कि जो क्लाइंट है उसके साथ कैसे कैसे हमें काउंसलिंग करनी है। इसलिए ये हो गया कौन सा इंटरव्यू, इनटेक इंटरव्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरव्यू है वो है क्राइसिस इंटरव्यू, यानी कि संकट साक्षात्कार। अब इसमें क्या होता है, अ क्राइसिस इंटरव्यू इज कंडक्टेड व्हेन अ क्लाइंट इज फेसिंग एन इमरजेंसी और सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, जैसे कोई इमरजेंसी से उसको प्रॉब्लम आ गई, यानी कोई सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम आ गई अचानक से इमरजेंसी में, तो उस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन के लिए इंटरव्यू होता है उसे कहते हैं क्राइसिस इंटरव्यू। तो इसमें हिंदी में कैसे लिखेंगे कि संकट साक्षात्कार तब किया जाता है जब क्लाइंट किसी आपातकालीन या गंभीर भावनात्मक समस्या का सामना कर रहा हो। इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, द काउंसलर फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड प्रोवाइडिंग इमीडिएट इमोशनल सपोर्ट। कि इसमें काउंसलर जो है ना वो किस पे फोकस करता है कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो और आपको इमीडिएट इमोशनल सपोर्ट मिले। हिंदी में कैसे लिखेंगे कि परामर्शदाता तनाव कम करने और तुरंत भावनात्मक सहायता प्रदान करने पर ध्यान देता है। इसी का थर्ड पॉइंट क्या होगा, दिस इंटरव्यू हेल्प्स स्टेबलाइज द क्लाइंट्स कंडीशन। यानी कि इस इंटरव्यू में क्या होता है, क्लाइंट की जो कंडीशन होती है ना उसे स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्प मिलती है। यानी कि यह साक्षात्कार क्लाइंट की स्थिति को स्थिर करने में सहायता करता है। उसके बाद अगला जो हमारा इंटरव्यू है वो है क्लिनिकल इंटरव्यू, यानी कि नैदानिक साक्षात्कार। अब जो क्लिनिकल इंटरव्यू होता है ना वो कॉमनली कहाँ यूज होता है, हॉस्पिटल और मेंटल हेल्थ की सेटिंग्स में, यानी कि मेंटल हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल्स में। अब इसका देखो क्या लिखेंगे, अ क्लिनिकल इंटरव्यू इज कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल एंड मेंटल हेल्थ सेटिंग्स, जो कि भी बता दिया। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसे,
नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग सामान्यतः अस्पतालों और सामाजिक कह रहा हूँ, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, द काउंसलर स्टडीज द क्लाइंट्स इमोशनल, बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन इन डिटेल। ये जो इंटरव्यू होता है इसमें जो काउंसलर है वो क्लाइंट की कौन से डिटेल पे कौन सी कंडीशन को डिटेल में जानता है, इमोशनल, बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल, यानी कि उसकी भावनात्मक स्थिति क्या है, उसकी व्यवहारिक स्थिति क्या है, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, परामर्शदाता क्लाइंट की भावनात्मक, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति का विस्तार से अध्ययन करता है। इसी का थर्ड पॉइंट क्या होगा, इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन प्लानिंग, यानी कि ये आदमी को डायग्नोस करने में यानी उसका इलाज करने में हेल्पफुल है, उसकी ट्रीटमेंट की प्लानिंग करने में हेल्पफुल है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, इससे निदान और उपचार योजना बनाने में सहायता मिलती है। जैसे कि निदान से नैदानिक, मतलब जो हमें इसका निदान करना है उसमें हेल्प करने के लिए कौन सा इंटरव्यू हेल्पफुल होता है, नैदानिक साक्षात्कार। अगला जो इंटरव्यू है वो है डायरेक्टिव इंटरव्यू, यानी कि निर्देशात्मक साक्षात्कार। अब इसमें क्या होता है, जो इंटरव्यूअर है, जो काउंसलर है, उसका एक एक्टिव रोल होता है और वही अपनी और क्लाइंट की जो कन्वर्सेशन है उसे गाइड करता है कि वो किस दिशा में जाएगी। अब इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, निर्देशात्मक साक्षात्कार में परामर्शदाता सक्रिय भूमिका निभाता है और बातचीत का मार्गदर्शन करता है। अगला पॉइंट क्या होगा, द काउंसलर आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन एंड में सजेस्ट सॉल्यूशन, यानी कि इसमें जो काउंसलर है ना वो डायरेक्ट सवाल पूछता है और उसी के हिसाब से सॉल्यूशन सजेस्ट करता है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, परामर्शदाता सीधे प्रश्न पूछता है और समाधान भी सुझा सकता है। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, दिस टाइप इज यूजफुल व्हेन क्विक गाइडेंस इज नीडेड, यानी कि इस वाले इंटरव्यू की हेल्प कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे हमें क्विक गाइडेंस चाहिए होती है, यानी कि एकदम उसी टाइम क्विक काम करना होता है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, यह प्रकार तब उपयोगी होता है जब त्वरित मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, त्वरित मतलब क्विक। उसके बाद जो अगला है वो है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, यानी कि नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे डायरेक्टिव इंटरव्यू में जो काउंसलर था वो कन्वर्सेशन को गाइड कर रहा था, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में क्या होता है, क्लाइंट के पास ज़्यादा फ्रीडम होती है कि वो अपने थॉट और फीलिंग को फुल्ली एक्सप्रेस करे फ्रीडम के साथ। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि उसी चीज़ के बारे में रिलेटेड बताना है जो काउंसलर पूछ रहे हैं, नहीं, इसमें ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर होता है, क्लाइंट के ऊपर। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, इन अ नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू द क्लाइंट इज गिवन फुल फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट एंड फीलिंग, जैसा कि बताया। अब इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, अनिर्देशात्मक साक्षात्कार में क्लाइंट को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। सेकंड पॉइंट होगा, द काउंसलर मेनली लिसन एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, यानी परामर्शदाता मुख्य रूप से सुनता है और भावनात्मक सहयोग प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, दिस मेथड इनकरेज सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि यह विधि आत्म अन्वेषण और आत्म समझ को बढ़ावा देती है, यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हेल्पफुल होती है, किसके, क्लाइंट के, वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम इस आंसर में क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इनिशियल इंटरव्यू, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला बिल्डिंग रैपो, यानी कि संबंध निर्माण, क्लाइंट और काउंसलर का संबंध, आपसी में उनकी रैपो कैसी है उसका निर्माण होता है इनिशियल इंटरव्यू में, यानी कि किसमें, ट्रस्ट में, कंफर्ट में, उनके बीच का जो ट्रस्ट लेवल है, जो कंफर्ट लेवल है वो बिल्ड होता है पहले इनिशियल इंटरव्यू में। हिंदी में कैसे लिखेंगे, प्रारंभिक साक्षात्कार परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच विश्वास और सहजता विकसित करने में सहायता करता है। अ गुड रिलेशनशिप इनकरेजेस ओपन कम्युनिकेशन, यानी अब उनमें ट्रस्ट होगा, कंफर्ट होगी, यानी रिलेशनशिप उनकी अच्छी होगी तो कम्युनिकेशन भी खुले मतलब आसानी से हो पाएगी, यानी कि अच्छा संबंध खुला संवाद को बढ़ावा देता है। थर्ड पॉइंट होगा, दिस मेक्स काउंसलिंग मोर इफेक्टिव, यानी कि उनके बीच में अच्छे संबंध होंगे तो काउंसलिंग भी ऑब्वियसली मोर इफेक्टिव होगी, यानी इससे परामर्श अधिक प्रभावी बनता है। सेकंड क्या होगा, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी जानकारी एकत्र करना। अब देखो जो काउंसलर है ना वो क्लाइंट की प्रॉब्लम, बैकग्राउंड, इमोशनल कंडीशन पर जानकारी गैदर करता है। कौन से इंटरव्यू में, इनिशियल इंटरव्यू में ये हेल्प होती है, यानी कि परामर्शदाता क्लाइंट की समस्याओं, पृष्ठभूमि और भावनात्मक स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र करता है, किसमें, इनिशियल इंटरव्यू में। सेकंड पॉइंट, दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट प्रॉपरली, ये क्लाइंट को और अच्छे से समझने में उसकी हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है, काउंसलर की। हिंदी में कैसे लिखेंगे, इससे क्लाइंट को सही ढंग से समझने में सहायता मिलती है। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर काउंसलिंग प्लानिंग,
यानी कि जो उसके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना वो एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी जो काउंसलिंग प्लानिंग है वो अच्छे से हो पाएगी। हिंदी में कैसे लिखेंगे? सही जानकारी परामर्श योजना के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब थर्ड पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी कि तुमने खाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी उससे ही नहीं होगा, तुम्हें क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझना भी पड़ेगा। कैसे? द इनिशियल इंटरव्यू हेल्प्स आइडेंटिफाई द नेचर एंड सीरियसनेस ऑफ क्लाइंट्स डिफिकल्टी, यानी कि क्लाइंट की जो जो डिफिकल्टी है उसका जो नेचर है और उसकी जो सीरियसनेस है ना वो समझने में, वो आइडेंटिफाई करने में इनिशियल इंटरव्यू क्या करता है? हेल्प करता है। हिंदी में कैसे लिखेंगे? प्रारंभिक साक्षात्कार क्लाइंट की कठिनाइयों की प्रकृति और गंभीरता को पहचानने में सहायता करता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल इश्यूज, यानी कि इससे भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक समस्याओं की स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि जो प्रॉब्लम है वो कैसी है, इमोशनल, बिहेवियरल है, सोशल है, कैसी प्रॉब्लम है। दिस हेल्प्स द काउंसलर डिसाइड सुटेबल टेक्निक्स। अब फोर्थ क्या होगा? सेटिंग गोल्स, यानी कि साक्षात्कार के दौरान परामर्शदाता और क्लाइंट परामर्श के उद्देश्यों और अपेक्षाओं पर चर्चा करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? क्लियर गोल्स मेक द काउंसलिंग प्रोसेस एंड प्रोसेस मोर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जो अगर हम क्लियर गोल्स रखेंगे ना तो हमारी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो मोर ऑर्गेनाइज रहेगी, क्योंकि हमें पता है हमें क्या अचीव करना है इस काउंसलिंग से। हिंदी में कैसे लिखेंगे? स्पष्ट लक्ष्य परामर्श प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा? इट ऑल्सो इंक्रीजेज द क्लाइंट्स मोटिवेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी इससे क्लाइंट का जो मोटिवेशन है ना वो और इम्प्रूव होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा आगे? हम लास्ट में लिखेंगे आंसर के कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? द इनिशियल इंटरव्यू इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, यानी कि जो प्रारंभिक साक्षात्कार है वो परामर्श प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? इट हेल्प्स द काउंसलर अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स प्रॉब्लम एंड बिल्ड अ पॉजिटिव काउंसलिंग रिलेशनशिप, वही जो बताया कि काउंसलर प्रॉब्लम को अच्छे से समझेगा, उनके बीच का जो ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है वो सेटल होगी पहले इनिशियल इंटरव्यू में। हिंदी में कैसे लिखेंगे? यह परामर्शदाता को क्लाइंट की समस्याओं को समझने और सकारात्मक परामर्श संबंध बनाने में सहायता करता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स नीड्स एंड काउंसलिंग सिचुएशन, यानी कि क्लाइंट की आवश्यकताओं और परामर्श की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार उपयोग किए जाते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के इंटरव्यू यूज होंगे जो हमने पढ़े पीछे, किसके अकॉर्डिंग? क्लाइंट की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग, और काउंसलिंग की सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है? परामर्श संबंध के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी कि इलेबोरेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग काउंसलिंग रिलेशनशिप। ये काउंसलिंग में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उनके बारे में बताइए। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? इसका आंसर मिलेगा आपको हमारे पीडीएफ के नोट्स में, और उन पीडीएफ नोट्स का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फटाफट जाके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। अब देखो, अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हो ना और चैनल वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही सब्जेक्ट्स के आपको वीडियोस मिलती रहे आपके एग्जाम से पहले। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? पारिवारिक परामर्श, यानी कि फैमिली काउंसलिंग, व्यक्तिगत परामर्श, इंडिविजुअल काउंसलिंग से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि फैमिली काउंसलिंग और इंडिविजुअल काउंसलिंग में क्या अंतर है। पारिवारिक परामर्श की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए, या फिर पारिवारिक परामर्श पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इंग्लिश में कैसे पूछेंगे क्वेश्चन? हाउ इज फैमिली काउंसलिंग डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल काउंसलिंग? डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फैमिली काउंसलिंग। या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैमिली काउंसलिंग। इसका आंसर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन और मीनिंग किसकी? फैमिली काउंसलिंग की। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? फैमिली काउंसलिंग इज अ टाइप ऑफ काउंसलिंग इन विच द काउंसलर वर्क्स विद फैमिली मेंबर टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, सॉल्व कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, यानी इसमें जो काउंसलर है वो किस में काम करेगा? फैमिली मेंबर्स के साथ काम करेगा। क्या इम्प्रूव करने के लिए? उनके बीच में कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए, या फिर उनके रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। हिंदी में कैसे लिखेंगे?
पारिवारिक परामर्श एक प्रकार का परामर्श है जिसमें परामर्शदाता परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर संचार सुधारने, संघर्षों को हल करने और संबंधों को मजबूत करने का कार्य करता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? इट हेल्प्स फैमिलीज अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड डील विद इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स टुगेदर। यानी कि जो फैमिली मेंबर है वो एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाएंगे और इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो भी चल रही हैं उनको टुगेदर मतलब एक साथ रह के डील करेंगे। हिंदी में यह परिवार के सदस्यों को एक दूसरे को बेहतर समझने और भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक समस्याओं का मिलकर सामना करने में सहायता करता है। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा? फैमिली काउंसलिंग फोकसेस ऑन द फैमिली एज अ होल रेदर देन ओनली वन इंडिविजुअल। यानी इसमें किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं होगी, पूरी फैमिली की बात होगी। हिंदी में कैसे लिखेंगे? पारिवारिक परामर्श केवल एक व्यक्ति के बजाय पूरे परिवार पर ध्यान केंद्रित करता है। ये तो हो गया जी हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद मीनिंग कैसे करेंगे इसकी? मीनिंग यानी कि पारिवारिक परामर्श का अर्थ। इसमें क्या लिखेंगे? फैमिली काउंसलिंग इज अ थेरेप्यूटिक प्रोसेस दैट हेल्प्स फैमिली मेंबर इंप्रूव रिलेशनशिप एंड सॉल्व फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जैसा कि पहले बताया, क्या पारिवारिक परामर्श एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जो परिवार के सदस्यों को संबंध सुधारने में और परिवार से संबंधित समस्याओं को हल करने में सहायता करती है। यानी आपसी में उनकी कम्युनिकेशन इंप्रूव करती है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करती है और रिलेशनशिप को मजबूत करती है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? इट फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड इमोशनल सपोर्ट विद इन द फैमिली। यानी कि वही उनकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, कोऑपरेशन इंप्रूव होगा, इमोशनल सपोर्ट बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति, यही होगा। हिंदी में कैसे लिखेंगे? यह परिवार में संचार, सहयोग और भावनात्मक समर्थन पर ध्यान केंद्रित करता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? द काउंसलर हेल्प मेंबर अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग एंड बिहेवियर। यानी कि जो परामर्शदाता है वो सदस्यों को एक दूसरे की भावनाओं और व्यवहार को समझने में क्या करेगा? सहायता करेगा, उनमें एम्पैथी बिल्ड करेगा। आगे क्या करेंगे? आगे अब पारिवारिक परामर्श की प्रक्रिया यानी फैमिली काउंसलिंग की प्रोसेस। अब सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहला जो इसमें काम होगा वो होगा हमारा इनिशियल असेसमेंट यानी कि प्रारंभिक मूल्यांकन। अब इसमें क्या होगा? द काउंसलिंग प्रोसेस बिगिंस विद कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैमिली एंड इट्स प्रॉब्लम। यानी इसमें क्या करेंगे कि हम जो फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है उन पे क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे किसका? इन्फॉर्मेशन का। यानी वो प्रॉब्लम क्या है, कैसे शुरू हुई, किस किस को अफेक्ट कर रही है, कैसे इफेक्ट कर रही है, ये सब जानेंगे। हिंदी में परामर्श प्रक्रिया परिवार और उसकी समस्याओं से संबंधित जानकारी एकत्र करने से शुरू होती है। अगला पॉइंट क्या होगा? द काउंसलर अंडरस्टैंड फैमिली रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन पैटर्न एंड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि जो काउंसलर है वो क्या समझता है? फैमिली की रिलेशनशिप, उनकी कम्युनिकेशन पैटर्न और उनके कॉन्फ्लिक्ट, यानी उनमें क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पर हिंदी में कैसे लिखेंगे? परामर्शदाता परिवार के संबंधों, संचार के तरीकों और संघर्षों को समझता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई द मेन इशू अफेक्टिंग द फैमिली। यानी कि इससे परिवार को प्रभावित करने वाली मुख्य समस्याओं की पहचान होती है। सेकंड पॉइंट क्या होगा प्रोसेस का? बिल्डिंग रैपो यानी कि संबंध निर्माण। यानी कि जो काउंसलर है ना वो क्या डेवलप करेगा? ट्रस्ट और कंफर्ट किसके बीच? सारे फैमिली मेंबर्स के बीच, मतलब कि वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करे और एक दूसरे के साथ क्या हो सके? कंफर्टेबल। हिंदी में कैसे लिखेंगे? परामर्शदाता सब परिवार के सभी सदस्यों के साथ विश्वास और सहजता विकसित करता है। सेकंड, अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड फॉर ओपन कम्युनिकेशन। अब सब लोग अपनी बात खुल के कह सके ना, इसलिए एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। हिंदी में कैसे लिखेंगे? खुला संवाद बढ़ाने के लिए सुरक्षित और सहयोगी वातावरण बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट, गुड रैपो हेल्प्स फैमिली मेंबर एक्सप्रेस फीलिंग ऑनेस्टली। यानी कि अब एक दूसरे के साथ उनकी अगर रैपो अच्छी होगी ना तो फैमिली मेंबर जो अपनी फीलिंग्स है उन्हें और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। यानी कि अच्छा संबंध परिवार के सदस्यों को ईमानदारी से भावनाएं व्यक्त करने में सहायता करता है। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा प्रोसेस का? वो होगा आइडेंटिफाइंग फैमिली प्रॉब्लम्स। यानी कि जो काउंसलर है ना वो फैमिली की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में उनकी हेल्प करेगा। अब क्या करेगा? द काउंसलर हेल्प्स द फैमिली आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि परामर्शदाता परिवार को संघर्षों और गलत फहमियों के कारणों की पहचान करने में सहायता करता है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, बिहेवियर और इमोशनल स्ट्रेस आर डिस्कस्ड। यानी कि संचार, व्यवहार या भावनात्मक तनाव से जुड़ी समस्याओं पर क्या होता है?
विचार करते हैं। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज इम्पोर्टेंट फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है ना उसको फाइंड करने के लिए, यानी कि सॉल्यूशन अगर हमें किसी चीज़ का पता करना है तो पहले हमें प्रॉब्लम भी तो पता होनी चाहिए ना क्या है। तो वही है इसमें कि प्रॉब्लम को समझ मतलब कि सॉल्यूशन को पता करने के लिए हमें अपनी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, सेटिंग गोल्स, यानी कि हम क्या सेट करेंगे, अपने गोल सेट करेंगे। इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, द काउंसलर एंड फैमिली मेंबर डिसाइड द गोल्स ऑफ काउंसलिंग टुगेदर, यानी कि अब वो सारे लोग साथ में बैठ के ना अपनी काउंसलिंग के गोल सेट करेंगे, यानी कि इस काउंसलिंग प्रोसेस जो है इससे हमें क्या अचीव करना है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, परामर्शदाता और परिवार के सदस्य मिलकर परामर्श के लक्ष्य तय करते हैं। सेकंड पॉइंट, गोल्स में इंक्लूड इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप्स, यानी कि जो गोल्स हैं वो क्या इम्प्रूव करेंगे, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करेंगे और रिलेशनशिप को क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, यानी कि मजबूत करेंगे। हिंदी में कैसे कहेंगे इस बात को, इन लक्ष्यों में संचार सुधारना, संघर्ष कम करना या संबंध मजबूत करना शामिल हो सकता है, यानी कि ये सब क्या होंगे, गोल्स होंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, क्लियर गोल्स मेक काउंसलिंग मोर इफेक्टिव, यानी कि अगर हम गोल्स क्लियर रखेंगे ना तो हमारी काउंसलिंग भी इफेक्टिव होगी। स्पष्ट लक्ष्य परामर्श को अधिक प्रभावी बनाते हैं। इसके बाद आगे क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट है हमारा इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, यानी कि संचार में सुधार। इसमें क्या होगा, द काउंसलर टीचेस फैमिली मेंबर हेल्थी कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि जो काउंसलर है ना वो फैमिली मेंबर्स को क्या सिखाएगा, हेल्थी कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपसी में कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं तो वो कैसे करना चाहिए। हिंदी में कैसे लिखेंगे, परामर्शदाता परिवार के सदस्यों को स्वस्थ संचार कौशल सिखाता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, मेंबर लर्न टू लिसन केयरफुली, एक्सप्रेस फीलिंग रिस्पेक्टफुली एंड अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। अब जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो क्या सीखेंगे कि पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना, अपनी बात को रिस्पेक्टफुली कहना और एक दूसरे को अच्छे से समझना। हिंदी में कैसे लिखेंगे, सदस्य ध्यान से सुनना, सम्मानपूर्वक भावनाएं व्यक्त करना और एक दूसरे को बेहतर समझना सीखते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, बेटर कम्युनिकेशन रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड टेंशन, कि अगर आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर रहे हो ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और टेंशन भी। उसके बाद अगला पॉइंट जो है हमारा वो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो काउंसलर होता है ना वो फैमिली को पॉजिटिव वे में कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की हेल्प करता है, यानी कि हिंदी में कहेंगे तो परामर्शदाता परिवार को सकारात्मक तरीके से संघर्ष हल करने में सहायता करता है। अगला पॉइंट क्या होगा इसका, मेंबर्स आर इनकरेज टू कोऑपरेट एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, यानी कि जो लोग होते हैं ना, मतलब जो मेंबर होते हैं उस फैमिली के, उनसे क्या कहा जाता है कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो और एक दूसरे की जो ओपिनियन है ना, ओपिनियन है उसे रिस्पेक्ट करो, यानी कि सदस्यों को सहयोग और एक दूसरे की राय का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हेल्प क्रिएट अ पीसफुल फैमिली इन्वायरमेंट, यानी कि समस्या समाधान कौशल शांति, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं वो उनका हेल्प किस लिए किया जाता है, पीसफुल फैमिली इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए, यानी कि समस्या समाधान कौशल शांतिपूर्ण पारिवारिक वातावरण बनाने में सहायता करते हैं। अब जो अगली प्रोसेस है उसमें क्या होगा, बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि फैमिली काउंसलिंग इनकरेजेस पॉजिटिव चेंजेस इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड, यानी अब क्या कहेंगे उन लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को, कि आप अपने बिहेवियर में और एटीट्यूड में कैसे चेंजेस लाओ, पॉजिटिव चेंजेस लाओ, यानी कि पारिवारिक परामर्श व्यवहार और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट क्या होगा इसका, फैमिली मेंबर लर्न टू सपोर्ट एंड अप्रिशिएट ईच अदर, कि जो परिवार के लोग हैं ना वो एक दूसरे को सपोर्ट और अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि सहयोग और सम्मान करना सीखते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, दिस चेंजेस इंप्रूव इमोशनल बॉन्डिंग एंड फैमिली रिलेशनशिप, अभी जो चेंज है इससे क्या होगा, इम्प्रूव होंगी, क्या इम्प्रूव होगी, इमोशनल बॉन्डिंग किसकी, फैमिली रिलेशनशिप की, यानी कि ये बदलाव भावनात्मक जुड़ाव और संबंधों को मजबूत करते हैं। अब जो अगला पॉइंट है इसका, अगली जो प्रोसेस में जो अगला स्टेप है वो है टर्मिनेशन एंड फॉलोअप, यानी कि समापन और फॉलोअप, की काउंसलिंग कब एंड होगी, जब फैमिली गोल्स अचीव हो जाएंगे और रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा इसमें, कि जो काउंसलर है वो रिव्यू करेगा, क्या रिव्यू करेगा,
कि हर सेशन में किसने कितनी प्रोग्रेस करी, यानी कि परामर्शदाता सत्रों के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा करता है। उसके बाद क्या होगा, फॉलोअप सेशंस में भी अरेंज्ड इफ एडिशनल सपोर्ट इज नीडेड, यानी कि अगर उसके बाद भी सपोर्ट चाहिए तो जो फॉलोअप सेशंस है ना उन्हें अरेंज किया जाएगा, यानी कि आवश्यकता होने पर अतिरिक्त सहायता के लिए फॉलोअप सत्र आयोजित किए जाते हैं। ये हो गई प्रोसेस किसकी, फैमिली काउंसलिंग की। उसके बाद डिफरेंस आएगा किस किस के बीच में, फैमिली काउंसलिंग और इंडिविजुअल काउंसलिंग के बीच में। अब देखो सबसे पहला है फोकस ऑफ काउंसलिंग, यानी कि फैमिली काउंसलिंग का जो फोकस होता है ना वो एंटायर फैमिली पे होता है और फैमिली के मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उस पर होता है। अब ये क्या स्टडी करता है कि फैमिली जो है वो कैसे इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ और उससे उनके व्यवहार पे, बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और ये क्या स्टडी करती है कि फैमिली इंटरेक्शन कैसे बिहेवियर को इफेक्ट करता है। जबकि जो इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है वो किस पे फोकस करती है, एक अकेले व्यक्ति पे और उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स पे, इमोशनल प्रॉब्लम्स पे। अब ये क्या स्टडी करती है कि उस व्यक्ति का जो अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन है ना उससे उसके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और फिर ये क्या इफेक्ट करेगी कि फैमिली का जो, उसकी फैमिली का जो इंटरेक्शन है उसका उस व्यक्ति पे क्या असर पड़ रहा है, यानी उसमें फैमिली के सारे मेंबर्स की बात होती है, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति की बात होगी। अब पार्टिसिपेंट्स, इसमें क्या होता है फैमिली काउंसलिंग में कि जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं सारे लोग सारे सेशंस एक साथ अटेंड करते हैं। जो काउंसलर है वो पूरी फैमिली में एक ग्रुप के साथ एक ग्रुप की तरह काम करता है और जो काउंसलर है ना वो पूरी फैमिली पे काम करता है। अब जो इंडिविजुअल काउंसलिंग है इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही क्लाइंट होता है जो कि काउंसलिंग सेशंस में आता है, यानी कि सिर्फ एक ही व्यक्ति पे काम होता है। अब जो इसमें जो काउंसलर है ना वो फैमिली में ग्रुप की तरह काम करता है, यानी कि वो क्या करता है एक ग्रुप की तरह देखता है फैमिली को, लेकिन वो काम सिर्फ एक ही व्यक्ति पे करेगा कि उस पूरे ग्रुप का इफेक्ट क्या पड़ रहा है उस एक व्यक्ति पर। ये होता है इंडिविजुअल काउंसलिंग। उसके बाद अब क्या होता है नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स, कि फैमिली काउंसलिंग में कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग जो है ना वो किससे डील करती है, पर्सनल इश्यूज से, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी और लो सेल्फ स्टीम। जबकि जो फैमिली काउंसलिंग होती है वो पूरे, मतलब कि जो पूरी फैमिली है उनके इश्यूज पे काम करती है कि उनका आपसी में जो इंटरेक्शन है उससे क्या इश्यूज जनरेट हो रहे हैं, वो क्यों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, उनकी रैपो बिल्डिंग नहीं हो पा रही। जबकि जो इंडिविजुअल काउंसलिंग है वो सिर्फ एक व्यक्ति पे। अब जो फैमिली काउंसलिंग है वो फैमिली की शेयर्ड इश्यूज पे काम करती है, जबकि जो इंडिविजुअल काउंसलिंग है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति की काउंसलिंग पे वो करती है, क्या कहते हैं उसे, फोकस करती है। अब जो गोल ऑफ काउंसलिंग है यानी कि परामर्श का उद्देश्य, उसमें क्या होगा कि जो फैमिली काउंसलिंग है ना उसमें क्या होगा कि जो गोल है काउंसलिंग का वो सब पे लागू होगा, यानी कि सबकी उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। जबकि जो इंडिविजुअल काउंसलिंग है उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की ग्रोथ और इमोशनल एडजस्टमेंट देखी जाएगी। जबकि जो फैमिली काउंसलिंग है उसमें पूरी फैमिली की रिलेशनशिप और उनके बीच में हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। इससे क्या होगा, कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग प्रमोट होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद काउंसलिंग की अप्रोच क्या होती है। जो फैमिली काउंसलिंग है ना उसमें मेनली किस पे काम करा जाता है, इंटरेक्शन पैटर्न पे, कि जो फैमिली के मेंबर हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि जो फैमिली के मेंबर हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करा जाए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी रैपो कैसे बिल्ड की जाए। लेकिन जो इंडिविजुअल काउंसलिंग है उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति के थॉट और एक ही व्यक्ति के इमोशंस पे काम होता है, उसी का सुधार, उसी की सजेशन दिए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आंसर में, तो हमारे पास आएगा कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि फैमिली काउंसलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट हेल्प फैमिलीज इंप्रूव रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। यानी कि जो फैमिली काउंसलिंग है ना वो एक फैमिली के रिलेशनशिप को, उनकी कम्युनिकेशन को, उनके इमोशनल सपोर्ट को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। अब ये इंडिविजुअल जो काउंसलिंग है वो कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो फैमिली काउंसलिंग है वो पूरी फैमिली पे फोकस करती है और इंडिविजुअल काउंसलिंग सिर्फ एक व्यक्ति पे। थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग फैमिलीज कैन सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेंथन बॉन्ड एंड क्रिएट अ हेल्थियर होम एनवायरनमेंट। कि जो फैमिली काउंसलिंग है उससे क्या होता है कि जो फैमिली है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकती है, अपने बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन कर सकती है और एक हेल्थियर होम एनवायरनमेंट बना सकती है। यहाँ पे हमारा आंसर फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है
तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। उसके बाद हमारे यूनिट 3 से जो क्वेश्चन है उसमें आएगा क्रिटिकली इवेल्युएट द साइको एनालिटिक अप्रोच टू काउंसलिंग, या फिर डिस्क्राइब द साइकोडायनेमिक अप्रोच टू काउंसलिंग। अब इसी को हिंदी में कैसे पूछेंगे कि परामर्श में मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या फिर परामर्श के मनोगतिक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। अब इसके आंसर भी आपको हमारी PDF नोट्स में मिलेंगे, जिसका लिंक आपको पता है कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। तो प्रश्न नंबर 9 आता है उसके बाद कि परामर्श में योग और ध्यान की क्या भूमिका है, या फिर परामर्श में योग की संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इंग्लिश में व्हाट इज़ द रोल ऑफ योगा एंड मेडिटेशन इन काउंसलिंग, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन योगा इन काउंसलिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा कि योगा एंड मेडिटेशन आर इम्पॉर्टेंट मेथड यूज फॉर इम्प्रूविंग मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। कि जो योगा और मेडिटेशन है वो इम्पॉर्टेंट मेथड है। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो इम्पॉर्टेंट मेथड? हमारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए। हिंदी में योग और ध्यान मानसिक, भावनात्मक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा कि काउंसलिंग में ना ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं क्लाइंट की, अपने स्ट्रेस को कम करने में, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में और इनर पीस को डेवलप करने में। उसके बाद क्या होगा कि जो योगा और मेडिटेशन है वो किस चीज़ में सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ का सपोर्ट करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में, कैसे सपोर्ट करते हैं, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करके, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा के और इमोशनल बैलेंस बढ़ा के व्यक्ति का, क्लाइंट का। उसके बाद आएंगे हम मीनिंग ऑफ योगा एंड मेडिटेशन पे कि योगा एंड मेडिटेशन की काउंसलिंग में क्या मीनिंग है। अब देखो योगा क्या होती है, एक प्रैक्टिस होती है that includes physical posture, breathing exercise and relaxation technique for healthy living। कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक आसन, श्वास अभ्यास और विश्राम तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मेडिटेशन क्या होती है अब दूसरे हाथ पे, मेडिटेशन इज अ मेंटल प्रैक्टिस दैट हेल्प्स काम द माइंड एंड इम्प्रूव फोकस, यानी कि हमारे मन को शांत करता है और फोकस को इम्प्रूव करता है। अब काउंसलिंग में ना दोनों ही यूज़ होते हैं, किस चीज़ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हीलिंग को सपोर्ट करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो रोल आएगा कि इनका काउंसलिंग में रोल क्या होता है। अब पहला रोल होगा रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, यानी तनाव और चिंता को कम करना। कि कैसे कम करेंगे, ये हमारे माइंड और बॉडी को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। अब जो डीप ब्रेथिंग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है ना, उससे हमारा स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी कम होती है। इससे क्या होता है, जो क्लाइंट है ना वो काम फील करता है और इमोशनली स्टेबल फील करता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका कि ये हमारे इमोशनल बैलेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। कैसे, अब क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है, लोगों को अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मतलब कि एंगर, फियर और नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं ना उनके ऊपर कंट्रोल देता है। ये हमारे इमोशनल अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाता है। इमोशनल बैलेंस जो है ना वो क्लाइंट्स को क्या हैंडल करने में हेल्प करता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को और इजीली हैंडल करने में हेल्प करता है। और क्या होता है इससे जो हमारी सेल्फ अवेयरनेस है वो बढ़ती है। यानी कि योगा और मेडिटेशन लोगों को क्या इनकरेज करते हैं कि वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अच्छे से समझें। अब जितनी ज़्यादा हमारी सेल्फ अवेयरनेस अच्छी होगी ना उतना ज़्यादा क्लाइंट्स को हेल्प मिलेगी किस चीज़ में, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स और बिहेवियरल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में। इससे क्या होगा, लोगों की जो क्लाइंट है उसकी पर्सनल ग्रोथ और काउंसलिंग आउटकम जो है वो इम्प्रूव होगी। अब फोर्थ पॉइंट क्या होगा, वो होगा इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड फोकस। यानी कि मेडिटेशन जो है ना वो अटेंशन और मेंटल फोकस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। इससे क्या होता है, बेटर कंसंट्रेशन, हेल्प क्लाइंट थिंक क्लियरली एंड मेक प्रॉपर डिसीजन। यानी कि जब हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो जो क्लाइंट है वो कैसे सोच पाएगा, क्लियरली सोच पाएगा और अच्छे डिसीजन यानी प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, इट ऑल्सो सपोर्ट लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी।
यानी कि ये और क्या सपोर्ट करता है, सीखने की हमारी जो शक्ति है उसे और समस्या समाधान की जो क्षमता है उसे भी बढ़ाता है। अगला अगला रोल क्या होगा, प्रमोट रिलैक्सेशन, यानी कि जो योगा है वो हमारी मसल्स को और हमारी जो बॉडी में फिजिकल टेंशन है उसे क्या करता है, रिलैक्स करता है, मांसपेशियों को आराम देता है और शारीरिक तनाव को कम करता है। इससे क्या होता है, जो क्लाइंट है वो काउंसलिंग सेशंस में और ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर पाते हैं। उसके बाद ये एक जो रिलैक्स माइंड होता है ना वो हमारी इमोशनल हीलिंग को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, हेल्प इन मैनेजिंग डिप्रेशन, यानी कि जो योगा और मेडिटेशन है वो हमारे नेगेटिव थिंकिंग और इमोशनल सैडनेस को क्या करता है, कम करने में हेल्प करता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से क्या होता है, हमारा जो मूड है वो इम्प्रूव होता है और पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट होती है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, इट सपोर्ट रिकवरी फ्रॉम माइल्ड डिप्रेशन एंड इमोशनल प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारा डिप्रेशन है उससे हमें रिकवरी मिलेगी और इमोशनल प्रॉब्लम से हेल्प मिलेगी इमोशनल प्रॉब्लम्स में। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, बिल्ड पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि जो मेडिटेशन है वो हमारी कामनेस को इंकरेज करेगा, पेशेंस बढ़ाएगा और पॉजिटिव थिंकिंग को भी इंकरेज करेगा। जो क्लाइंट है वो अपने नेगेटिव थॉट्स को हेल्थी एटीट्यूड से रिप्लेस करेंगे और जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना वो क्या इंप्रूव करेगी, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी मेंटल वेलबींग को। उसके बाद क्या है, इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ। अब जो योगा और मेडिटेशन है वो हमारी फिजिकल हेल्थ को भी क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो हमारा इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, यानी कि जो योगा है ना उससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। कैसे, क्योंकि जो योगा है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रीदिंग और ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। अब जो हेल्थी बॉडी है वही एक हेल्थी माइंड को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। इसीलिए फिजिकल हेल्थ में बेटरमेंट क्या करती है, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, हेल्प इन बिहेवियरल कंट्रोल, यानी कि योगा और मेडिटेशन से ना हम अपने बिहेवियर को क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे सेल्फ डिसिप्लिन में इंक्रीज होता है, हमारा सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल हमें गेन होता है। पीपल क्या करते हैं, अपने इम्पल्सिव जो बिहेवियर होता है ना उन्हें मैनेज करना सीखते हैं और अपने रिएक्शंस को मैनेज करना सीखते हैं। उसके बाद ये हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करता है और कैसे हम समाज में एडजस्ट हो रहे हैं उसको भी इम्प्रूव करता है। अगला, सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि ये हमारे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, हमारा समग्र विकास है उसे क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसे समर्थन देता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। कैसे, हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे, हमारे इमोशंस पे, सबका डेवलपमेंट पे फोकस करता है। इससे क्या होता है, हमारी मेंटल पीस इंप्रूव होती है, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है और स्पिरिचुअल वेलबींग भी इम्प्रूव होती है। इससे क्या सपोर्ट करता है, ये हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग में योगा का क्या इंपॉर्टेंस है। नेचुरल एंड सेफ मेथड है कि ये एकदम नेचुरल है और हमारी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को बढ़ाने की एकदम सेफ मेथड भी है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कंपेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट्स, यानी कि दवाइयों के मुकाबले इसके कोई भी ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसीलिए इसे काउंसलिंग प्रोसेस में यूज़फुल माना जाता है। अब ये जो है ना, ये सभी एज ग्रुप्स के लोगों के लिए क्या है, हेल्पफुल है। इसमें क्या होता है, ये चिल्ड्रन भी कर सकते हैं, अडल्ट भी कर सकते हैं और बूढ़े लोग भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग इंडिविजुअल या पीपल, ऐसे लोग जो इमोशनल स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कैसे, ये उन्हें काउंसलिंग में, इसीलिए ये काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, व्यापक है। उसके बाद ये क्या करता है, हमारी जो काउंसलिंग है ना उसे इफ़ेक्टिव बनाता है, यानी कि प्रभावशीलता जो है ना परामर्श की उसे बढ़ाता है। अगर इसे काउंसलिंग के साथ कंबाइन किया जाए तो योगा और मेडिटेशन क्या इंप्रूव करते हैं, हमारे इमोशनल हीलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि क्लाइंट जो है वो क्या हो जाता है, काम हो जाता है और ओपन हो जाता है अपने सेशंस के दौरान। इससे क्या होता है, काउंसलिंग की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। अब इनकी लिमिटेशंस क्या है, अब ये जो है ना इनकी रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि नियमित अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि ये बेनिफिट तभी देते हैं जब इन्हें रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए। और जो क्लाइंट होते हैं, कुछ क्लाइंट वो रेगुलरली डेली बेसिस पे इन एक्सरसाइज को करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। अब देखो, ये एक कंप्लीट सब्सटीट्यूट नहीं है, क्योंकि योगा और मेडिटेशन अकेले ना किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को सॉल्व नहीं कर सकते।
सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन में रिक्वायर प्रोफेशनल थेरेपी और मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना ही पड़ेगा, इसीलिए इन्हें एक सपोर्टिव टेक्निक की तरह यूज़ किया जाता है किसमें, काउंसलिंग में। उसके बाद हम लिखेंगे इसका कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, जो योगा और मेडिटेशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, काउंसलिंग में। कैसे, रिड्यूस करके किसे, स्ट्रेस को, इम्प्रूव किसे करता है, इमोशनल बैलेंस को, और इंक्रीज किसे करता है, सेल्फ अवेयरनेस को। उसके बाद ये मेंटल, फिजिकल और इमोशनल वेलबींग क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब जो काउंसलिंग के साथ अगर इसे यूज़ करो ना, तो जो क्लाइंट है वो क्या अचीव करते हैं, बेटर एडजस्टमेंट, इनर पीस और पर्सनल ग्रोथ। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको आपका एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम खत्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए, इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट, विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है करियर काउंसलिंग क्या है, यानी कि करियर परामर्श क्या है। करियर परामर्श के विकासात्मक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यानी कि उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में आएगा ये क्वेश्चन और में आ सकता है कि करियर परामर्श पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, बट इज करियर काउंसलिंग डिस्क्राइब डेवलपमेंटल थ्योरीज ऑफ करियर काउंसलिंग, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन करियर काउंसलिंग। अब देखो इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन मीनिंग वही जैसे हर बारी होता है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि जो करियर काउंसलिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है किसका, काउंसलिंग का, जो किस में हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को अपने सुटेबल कैरियर को चूज करने में, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड पर्सनैलिटी। उसके बाद ये क्या गाइड करते हैं लोगों को किस में, एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल डिसीजन लेने में, यानी कि शैक्षिक और व्यावसायिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। उसके बाद किस में हेल्प करता है, ये लोगों को हेल्प करता है किस में, अपनी कैरियर सेटिस्फेक्शन को अचीव करने में और प्रोफेशनल ग्रोथ को अचीव करने में, यानी कि अपने कैरियर से संतुष्टि और पेशेवर विकास प्राप्त करने में सहायता करता है। उसके बाद इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग है कैरियर काउंसलिंग जो है ना वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो काउंसलर है वो पर्सन को, एक क्लाइंट को, अपने क्लाइंट को क्या अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से जो कैरियर ऑप्शंस के लिए अच्छे हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, यानी कि ऐसे करियर विकल्पों को जो उसके रुचि, कौशल और लक्ष्य से मेल खाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इट सपोर्ट इंडिविजुअल इन मेकिंग प्रॉपर कैरियर डिसीजन एंड प्लानिंग देयर फ्यूचर, यानी कि उनको सही कैरियर निर्णय लेने में और उनके भविष्य की योजना बनाने में सहायता करता है। कैरियर काउंसलिंग और किस में हेल्प करता है,
कैरियर रिलेटेड कन्फ्यूजन और स्ट्रेस को सॉल्व करने में, यानी कि अपने कैरियर से रिलेटेड आप पर कोई कन्फ्यूजन है या कोई स्ट्रेस है तो उसे सॉल्व करने में हेल्प करता है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैरियर काउंसलिंग के? ऑब्जेक्टिव पहला होगा अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, यानी कि अपनी रुचि और अपनी क्षमताओं को समझना। कि कैरियर काउंसलिंग इंडिविजुअल को किस में हेल्प करता है? अपने इंटरेस्ट, टैलेंट और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में, यानी अपनी रुचि, प्रतिभाओं और शक्तियों की पहचान करने में। ये उन्हें क्या हेल्प करता है? इन्हीं के हिसाब से अपने कैरियर को चूज़ करने में हेल्प करता है। उसके बाद इससे क्या होता है, जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बनेगी ना तो आपको कैरियर सेटिस्फेक्शन अपने आप ही मिल जाएगा। सेकंड क्या होगा? कैरियर डिसीजन मेकिंग, कि कुछ लोग ना, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे इंडिविजुअल क्या करते हैं, अपने कैरियर चूज़ करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज फील होते हैं, तो उन्हें एक गाइडेंस देता है, इंफॉर्मेशन देता है डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में, जिससे कि लोग अपने कैरियर डिसीजंस को और अच्छे से ले सकें। अब एजुकेशनल प्लानिंग और क्या करता है कैरियर काउंसलिंग, कि अगर स्टूडेंट जो है ना वो सुटेबल कोर्स और एजुकेशनल प्रोग्राम चूज़ कर सके अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने कैरियर को अचीव करने के लिए, यानी कि उन्हें क्या गाइड करता है, किस चीज़ में गाइड करता है? अकॉर्डिंग टू देयर कैरियर गोल एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, यानी उनके जो कैरियर गोल्स हैं उनके हिसाब से उन्हें मार्गदर्शन देता है। प्रॉपर प्लानिंग इम्प्रूव कैरियर सक्सेस, क्योंकि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो आप सक्सेस के पास पहुंचने में और ज़्यादा सफल होगे। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब जो कैरियर काउंसलिंग है ना वो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करती है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। इसके बाद इट हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड वर्क एंड कैरियर ग्रोथ, यानी कि अपने कार्य और अपने करियर के प्रति ना लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। दिस सपोर्ट ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि इससे क्या होता है, एक व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है ना वो ओवरऑल डेवलप होती है, यानी कि पूरी की पूरी डेवलप होती है। उसके बाद एडजस्टमेंट इन वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि जो कैरियर काउंसलिंग है वो किस में हेल्प करती है लोगों को एडजस्ट करने में, किस में? वर्क प्लेस डिमांड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एडजस्ट करने में हेल्प करती है। ये उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सिखाती है और कोपिंग स्किल्स सिखाती है, किसके लिए? प्रोफेशनल लाइफ के लिए। यानी कि गुड जो एडजस्टमेंट है ना उससे क्या होगा, आपकी वर्क परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन क्या है, इम्प्रूव होगी, और ये उसी में आपको हेल्प करता है। उसके बाद डेवलपमेंटल थ्योरीज क्या है कैरियर काउंसलिंग की? पहली है गिन्सबर्ग्स की डेवलपमेंटल थ्योरी, दूसरी है सुपर कैरियर्स डेवलपमेंट थ्योरी। तो पहले गिन्सबर्ग वाली पढ़ते हैं, जिसमें गिन्सबर्ग क्या बिलीव करते थे कि जो कैरियर चॉइस है ना वो एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल प्रोसेस है, यानी कि जो कैरियर डेवलपमेंट है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहला होता है फैंटेसी स्टेज, दूसरा है टेंटेटिव स्टेज और तीसरा है रियलिस्टिक स्टेज। यानी कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, चूज़ करते हैं कैरियर किसके अकॉर्डिंग? अपने इंटरेस्ट, एबिलिटी और रियलिटी के अकॉर्डिंग। यानी कि जो लोग हैं वो हमेशा 3 चरणों में उनका कैरियर विकास होता है। सबसे पहला होता है कल्पना चरण, दूसरा है अस्थायी चरण और तीसरा है वास्तविक चरण, जिसमें लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं अपनी रुचि, क्षमता और वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार। यानी कि कल्पना वाला जो क्षेत्र है, कल्पना वाला जो हमारा स्टेज है उसमें क्या होता है कि हम सोचेंगे कि जी हमें तो बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना है या पायलट बनना है। उसके बाद आएगा टेंटेटिव स्टेज, जब हम सोचेंगे नहीं नहीं हमें तो ये बनना है। उसके बाद आएगा रियलिस्टिक स्टेज की अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हम वो नहीं बन सकते, हमें यही बनना पड़ेगा। ये तो थी गिन्सबर्ग की डेवलपमेंटल थ्योरी। उसके बाद आती है सुपर कैरियर डेवलपमेंटल थ्योरी, यानी कि डोनाल्ड सुपर ने दी थी ये, जिसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन करा था कि जो कैरियर डेवलपमेंट है वो हमारी पूरी लाइफ चलता है। इसमें क्या मानते हैं कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना वो कैरियर चॉइस में एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। कि सुपर के अनुसार क्या था, जो कैरियर डेवलपमेंट था वो पास करता है बहुत सारे स्टेजेस से, जैसे कि ग्रोथ, एक्सप्लोरेशन, इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड डिक्लाइन, जिन्हें हिंदी में क्या कहेंगे, वृद्धि, अन्वेषण, स्थापना, संरक्षण और अवनति ऐसे चरणों से गुजरता है। तीसरी जो थ्योरी है वो है रोइस की थ्योरी। इसमें क्या है, इसमें जो एनी रोई थी उन्होंने दी है, जिसमें वो बिलीव करते थे कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और जो फैमिली रिलेशनशिप है ना वो आपकी कैरियर चॉइस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि मेरी बहन है वो टीचर है, तो उसे देख के मैं भी टीचर बनने की कोशिश करूँगा, यानी मेरे या फिर मेरे जो फादर हैं वो डॉक्टर हैं तो उन्हें देख के मैं भी डॉक्टर बनने की कोशिश करूँगा, या मेरी मदर जो है वो पुलिसमैन है तो उन्हें देख के मैं भी पुलिसमैन बनने की कोशिश करूँगा। यानी या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है अपनी किसी
टीचर के साथ, या आपने किसी पुलिस वाले को देखा जिसने बहुत अच्छा काम किया, उनका आप पे इफेक्ट पड़ा, तो आप भी अब वही बनना चाहते हो। तो जो लोग हैं ना, वो अपने कैरियर को किसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं? अपने इमोशनल नीड और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो पॉजिटिव फैमिली रिलेशनशिप होती है ना, वो आपके कैरियर इंटरेस्ट को पॉजिटिवली ही अफेक्ट करेंगी। उसके बाद चौथा था हॉलैंड्स थ्योरी ऑफ कैरियर चॉइस, यानी कि ये किसने दी थी? जॉन हॉलैंड ने, जिन्होंने क्या एक्सप्लेन करा था कि जो लोग हैं वो अपने कैरियर को किसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं? अपने पर्सनैलिटी टाइप के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। उन्होंने 6 तरीके की पर्सनैलिटी टाइप निकाली थी, जो थी रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, इंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। हिंदी में इन्हें कहेंगे यथार्थवादी, अन्वेषणात्मक, कलात्मक, सामाजिक, उद्यमी और पारंपरिक। इसमें कहते हैं कि जो कैरियर सेटिस्फेक्शन है वो कब इंक्रीज होता है? जब आपकी पर्सनैलिटी आपके वर्क एनवायरनमेंट से क्या करती है? मैच करती है। उसके बाद अगली थी क्रम बोल्ट्स की सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी कि जो क्रम बोल्ट्स थे उन्होंने क्या बिलीव करते थे कि जो कैरियर चॉइसेस है ना, वो किससे इन्फ्लुएंस होती हैं? हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस से और हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर से, जैसे कि फैमिली, एजुकेशन और जो सोशल एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, वो हमारे कैरियर डिसीजंस को शेप करते हैं। इसमें कि इन्होंने कहा था कि जो लोग हैं ना, वो क्या सीखते हैं? कैरियर प्रेफरेंसेस के बारे में। कैसे? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या होती है इसकी? इम्पोर्टेंस होती है कि ये रिड्यूस कैरियर कन्फ्यूजन, ये हमारे कैरियर को लेके जो हमारी कन्फ्यूजन है उससे क्या करता है? कम करता है। ये हमारी जो अनसर्टेनिटी है अपने फ्यूचर गोल्स को लेके, उससे क्या करता है? कम करता है। और हमारा जो कॉन्फिडेंस है हमारी कैरियर प्लानिंग में, उसे इम्प्रूव करता है। ये हमारे कैरियर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है कि हमें अपनी जो जॉब है वो हमारी रुचि और क्षमता के अनुसार होगी ना, तो वो चूज़ करने में हमारी हेल्प करता है। जो करियर परामर्श है ना, जो कैरियर काउंसलिंग है, वो लोगों को अपने सुटेबल ऑक्यूपेशंस, अपने व्यवसाय खोजने में हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है? हमारे एक बेहतर परफॉर्मेंस और हैप्पीनेस मिलती है। पर सपोर्ट पर्सनल ग्रोथ, यानी कि जो कैरियर काउंसलिंग है वो क्या डेवलप करता है? कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। इससे क्या होता है? जो इंडिविजुअल है ना, वो अपने पर्सनल प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने का इनकरेज होते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अब इससे क्या होता है? बेटर प्लानिंग में भी हेल्प मिलती है, यानी कि जो कैरियर काउंसलिंग है वो इंडिविजुअल्स को किस में हेल्प करती है? अपने एजुकेशन और कैरियर गोल्स को प्रॉपरली प्लान करने में। गुड प्लानिंग इम्प्रूव फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोफेशनल सक्सेस, यानी कि जो अच्छी योजना है वो भविष्य के अवसर और पेशे में सफलता को बढ़ाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स अवॉइड रॉन्ग कैरियर चॉइसेस, यानी कि कैरियर काउंसलिंग से क्या होता है? हम रॉन्ग चॉइसेस नहीं लेते अपने कैरियर में। अपने कैरियर में हम गलत चयन नहीं करते किसी भी चीज़ का। उसके बाद लिमिटेशन क्या है कैरियर काउंसलिंग की? चेंजिंग जॉब मार्केट। अब जैसे मान लो आप गए, आज आप गए एक कैरियर काउंसलिंग वाले के पास, अब उसने आपको बताया कि जी आज के टाइम पे तो आप एआई का काम सीखो, बहुत बढ़िया है। तो आपने सीख लिया एआई का काम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, और इसमें हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि एसओएल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसके अलावा हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारी वेबसाइट का लिंक, जहां से आप किसी भी सेमेस्टर के नोट्स इजीली डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पर जाकर। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है लेटेस्ट सिलेबस, और उसके बाद हमने प्रोवाइड किया है एग्ज़ाम पैटर्न कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं, जिससे कि आपको ये नॉलेज हो सके कितने नंबर का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, किस मीडियम में आपको लिखना होता है, और कितने टाइम में आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको ये आइडिया रहता है कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को घुमा के भी पूछा जाता है तो भी आप उसका आंसर ईजिली दे पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें समझ लिया है।
और जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए अलग लैंग्वेज में भी पूछा जाता है तो भी आप उसका आंसर ईजिली दे पाओगे अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ के जाओगे। और इसके जो आंसर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स खत्म। आज की वीडियो में इतने मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।